हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र मैगजीन सितंबर 2021 की आप लोगों के सामने मार्केट में 22 रुपये की मिलती है, आप परचेज़ कर सकते हो और इसकी पीडीएफ भी नीचे अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ में एनोटेड पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, उसका लिंक नीचे है। अच्छा, इस मैगजीन का जो टॉपिक लिया गया है वो है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ाया है, लेकिन इस मैगजीन के कारण आपको रूरल मार्केटिंग में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब यूपीएससी ने 2020 मेंस में, है ना, हाँ 2020 मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। तो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के बारे में पूछा था, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पूछा था। लेकिन यहाँ जो आपको मैगजीन दी गई है वो दी गई है रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर में आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉपिक आ जाता है। तो अगर आप रूरल मार्केटिंग पढ़ लेते हो तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी लिख पाओगे, आप टेक्सटाइल मार्केटिंग भी लिख पाओगे, आप हैंडक्राफ्ट और ये सब जो चीज़ें रूरल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे हनी हनी है मार्केट है, शहद का मार्केट है, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इन सब के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी मैगज़ीन यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पूछा जा चुका है। तो अब हम देखेंगे कि रूरल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं। सारे आर्टिकल्स हैं, एक बार में ही आर्टिकल को ख़त्म करेंगे रूरल मार्केटिंग को, फिर बाद में जो रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल आएंगे उनको थोड़ा हम डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अपना कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पर जो काम की चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के हो जाते हैं। ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख लें। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और पहला आर्टिकल आपको मिल जाएगा रूरल प्रोड्यूस मार्केटिंग, रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए दो टर्म आपके सामने यहाँ पर निकल करके आती हैं। पहली है रूरल मार्केटिंग और दूसरी टर्म है आपको रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये दोनों टर्म आप सिनोनिमसली यूज़ करते हो, लेकिन ये दोनों की दोनों टर्म डिफरेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझना होगा, तभी जा करके हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। डिफरेंस ये रहा आपके सामने। ठीक है, दो टर्म मैंने आपको बताई। पहली टर्म हो गई आपकी रूरल मार्केटिंग और दूसरी टर्म आपकी यहाँ पर हो गई रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग। देखिए रूरल मार्केटिंग का मतलब आप यहाँ पर समझिए, रूरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप रूरल कंज्यूमर को चीज़ें अवेलेबल करा रहे हो, गुड्स अवेलेबल करा रहे हो, सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हो। यानी आपकी जो टारगेटेड कंज्यूमर है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रूरल मार्केटिंग। तो जो भी गुड्स का सर्विसेज का फ्लो होगा वो रूरल सेक्टर की तरफ होगा, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है वो रूरल सेक्टर की तरफ रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि रूरल की तरफ को आपका जो है गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे वो अर्बन से हो या रूरल से हो, होगा रूरल की तरफ को ही। बात समझ में आई। इसके अंदर कैसी चीज़ आ जाती हैं, लाइक फ्रिज। एक एग्जांपल आप फिलहाल याद रखो, मैं अभी और भी दिखा दूंगा। ठीक है, लाइक फ्रिज। अब फ्रिज जो है वो आपका जो ग्रामीण एरियाज़ है वहाँ पर तो बनता नहीं है, ये कहाँ बनता है, अर्बन सेंटर्स के अंदर बनता है। तो अर्बन से रूरल की तरफ को ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि ये जो नीड है वो रूरल कंज्यूमर की नीड है और ये वहाँ से आपको ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग किसको कहते हैं, रूरल मार्केटिंग कहते हैं रूरल एरिया में रहने वाले कंज्यूमर को टारगेट करते हुए उसके मन की चीज़ों को बनाना, उसके काम की चीज़ों को बनाना। दिस इज कॉल्ड रूरल मार्केटिंग। ठीक है, तो रूरल एरिया में रहने वाले कंज्यूमर को टारगेट करना रूरल मार्केटिंग कहलाता है। दूसरी टर्म आप लोगों के सामने लिखी हुई है, दैट्स कॉल्ड रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रूरल एरिया के अंदर जो प्रोड्यूस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, लाइक आप देखिए ये आर्ट वर्क है। ठीक है, ये आपको बैम्बू से बनी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, ये भी आपको टोकरियाँ अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी, ये हनी है, शहद है। ठीक है, ये सब रूरल एरियाज़ के अंदर बनते हैं। ये रूरल एरिया के प्रोडक्ट को अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ यानी कि जगह जगह पर पहुंचाना, कुल मिलाकर के रूरल एरिया के प्रोडक्ट को बढ़ाना रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कहलाता है। बात समझ में आई। तो ये दोनों के दोनों अलग हैं। रूरल मार्केटिंग में रूरल एरिया के कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है कि वो सामान उसके हिसाब से बनाया जाए जो उसकी नीड के हिसाब से। तो कंज्यूमर रूरल एरिया का होगा, लेकिन प्रोडक्ट रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर जो बेसिकली अगर मैं आपको अंतर बताऊँ तो कंज्यूमर जो है वो अर्बन एरिया का होगा। ठीक है, तो अर्बन एरिया के लोगों को क्या चाहिए, इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, उनको गांव से निकला हुआ शहद चाहिए, उनको शीशी वाला शहद नहीं चाहिए। ठीक है, और रूरल एरिया को क्या चाहिए, रूरल एरिया को नई नई चीज़ें चाहिए, लाइक फ्रीज वगैरह, क्योंकि वो रूरल एरिया के अंदर नहीं होती हैं। तो ये दोनों अंतर आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, अच्छा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपको आर्टिकल के शुरू में ही दी गई थी कि दोनों टर्म है रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग, इसको
रूरल मार्केटिंग के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे रूरल मार्केटिंग प्राइमरली व्यूज़ रूरल पॉपुलेशन एज द कंज्यूमर, तो मैंने आपको बताया कि रूरल मार्केटिंग के अंदर जो कंज्यूमर है उसको टारगेट किया जाता है, जो रूरल कंज्यूमर है उसको टारगेट किया जाता है, जबकि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर फोकस जो है वो किया जाता है कि रूरल सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूस उत्पन्न हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ पर बन रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको किस तरीके से उनकी मार्केटिंग की जाए उसकी ओर फोकस किया जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग, रूरल सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी मार्केटिंग करना, और रूरल मार्केटिंग का अंदर है कि आपका जो रूरल एरिया में रहने वाला कंज्यूमर है उसको टारगेट करना। दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो सब हर तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रूरल प्रोडक्ट हो, अर्बन प्रोडक्ट हो, ठीक है, दोनों के दोनों टाइप के कंज्यूमर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, रूरल मार्केटिंग इज़ एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर आपको डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइमरली टू द रूरल कंज्यूमर, तो रूरल कंज्यूमर को हम यहाँ पर सामान पहुँचाते हैं, ये सब चीज़ों की प्रोसेस के द्वारा रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन है। ओके, तो ये प्रोडक्ट कहीं पर भी बन सकते हैं, ये हो सकता है कि रूरल एरिया के अंदर बन रहे हो सकता है ये अर्बन एरिया के अंदर बन रहे हो, लेकिन टारगेट जो है वो रूरल कंज्यूमर ही होता है। मैंने बताया अर्बन से रूरल की तरफ जा रहा हो या रूरल से रूरल की तरफ हो जा रहा हो, जाएगा रूरल की तरफ को ही, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के कंज्यूमर को ही टारगेट करना है। कोविड-19 के दौरान भी अगर हम देखें तो रूरल मार्केटिंग, मैंने अभी तक प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात नहीं की है, रूरल मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे उनको पेस्टिसाइड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इन सब की भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी चाहिए थी, और जो रूरल मार्केटिंग है उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल भी कराया। तो आप देखिए कि रूरल मार्केट्स को, उनके पोटेंशियल को पूरी तरीके से हासिल किया गया कोविड-19 के दौरान। ओके, तो रूरल मार्केटिंग में बी व्यूड एज अ सक्सेसफुल एफर्ट, रूरल मार्केटिंग एक सक्सेसफुल एफर्ट है, इसमें कोई दो राह नहीं है। कोविड-19 के दौरान भी रूरल कंज्यूमर की डिमांड में कोई कमी नहीं आई। अर्बन सेंटर्स ने, रूरल सेंटर्स ने रूरल मार्केटिंग यानी कि रूरल कंज्यूमर को चीज़ें अवेलेबल कराई कोविड-19 के दौरान। लेकिन अब बात करते हैं रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग की। हाउएवर द रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग हैज़ नॉट रिजल्टेड इन द सिमिलर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, हालांकि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग में सेम ट्रेजेक्ट्री नहीं देखी गई। देखिए क्या हुआ कि जो आपका रूरल मार्केटिंग है उसके अंदर ग्रोथ देखी गई, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ देखी गई, लेकिन जो रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग है उसके अंदर ग्रोथ नहीं देखी गई, उसके प्रोडक्ट अर्बन सेंटर में जाना बंद हो गए, ठीक है। तो आफ्टर ए कंटिन्यूड एफर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत कुछ किया भी कि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिली। ओके, तो कौन कौन से रोड ब्लॉकर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कहाँ पर कम है, किस तरीके से रूरल प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाए, उन सबको आगे डिस्कस किया गया है। पूरा चैप्टर इसी चीज़ पर आधारित है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक चीज़ और देखिए, रूरल मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि जो टारगेटेड पॉपुलेशन होगी वो होगी रूरल कंज्यूमर, ठीक है। तो रूरल कंज्यूमर को क्या चाहिए, फुटवेयर्स चाहिए, फूड बेवरेजेस हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान है, होम अप्लाइंसेज है, ऑटोमोबाइल्स है, वॉचेज़ है, फर्नीचर है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाती हैं भाई, ठीक है। गुड्स ही नहीं, सिर्फ सर्विसेज भी, टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज, ICT की, ये ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबल नहीं होंगी ना, इसीलिए तो हम यहाँ पर इनको अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है रूरल मार्केटिंग। अब रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या है तो वो हम पूरे आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल है कि किस तरीके से रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए, ना कि रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का अपना पोटेंशियल देख लिया कोविड-19 के दौरान, काफ़ी अच्छा है, तो रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग का नहीं है, उसको यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रूरल प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ से बनते हैं। तो रॉ फॉर्म में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, उसके बाद में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होते हैं। बेसिक जो सोर्स होता है रॉ मटेरियल वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही निकल के आता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से। ओके, कई बार उनकी जब प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग तरीके के आपको मिलेगा कि गुड़ बनता है, फिर चीनी वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनती रहती हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ के एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के जब आप बाई प्रोडक्ट के रूप में भी बहुत सारे यहाँ पर जो प्रोड्यूस हैं वो निकल करके आते हैं। ओके, इन सर्टेन केसेस देयर वर एडिशनल फैसिलिटीज़, दीज रॉ मटेरियल्स आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड इन मोर रिम्यूनरेटिव सेंटर। ओके, ऐसा भी होता है कि रूरल प्रोडक्ट लाइक हनी है, उसको यहाँ पर बड़ी कोई कंपनी है उसको परचेज करे, और परचेज करने के बाद उसको फर्दर प्रोसेस करे, उसके प्राइस बढ़ा करके बेच दे, जैसे ITC, अडानी, कारगिल, ये सब यहाँ पर करते हैं। एग्री कमोडिटीज़ को ख़रीदते हैं रूरल एरिया से और फिर उनको प्रोसेस करके बड़ी बड़ी कैंस में भर करके उनको यहाँ पर बेचा जाता है। ओके,
तो जो मॉल वगैरह में चीज़ें होती हैं वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूरल मार्केट से सीधे उठाई जाती हैं और उनको फिर आपका प्राइस या फिर प्रोसेसिंग करके उनको आगे बेच दिया जाता है, जिससे उनके जो प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये काम भी यहाँ पर होता है। दूसरा अगर हम देखें, इन एडिशन टू दीज एफोरेस्टमेंशन्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, cobbler, barber, handicraft manufacturers also an important category where we discuss rural product and marketing, सर्विस मार्केटिंग। तो ये लोग भी ऐसे हैं कि यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर रह करके सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि काम में आ सकती हैं। आप देखिए कि इनके कुछ एग्जांपल्स आगे दिए गए हैं, जैसे खादी प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के अंदर कॉटन हैंडलूम्स यहाँ पर आ गए हैं, जरी आ गई है, एम्ब्रॉयडरी कारपेट्स आ गए हैं, ग्रास वेयर्स हैं, लेदर मैन्युफैक्चरर्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर बैठे हुए। ठीक है, ज्वेलरी, जो स्पेशल काइंड की ज्वेलरी होती है जो कि आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं पुराने टाइप के कि भाई वो सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर होंगे। आंध्र प्रदेश के क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक एंड यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ है जिनकी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे हज़ारों यहाँ पर आपको आइटम मिल जाएंगे जो कि रूरल एरिया के अंदर बनते हैं और इनकी मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनको दुनिया को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, बहुत ही फेमस तरीके के हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बनते हैं। फिर वुडन टॉयज़ वगैरह हैं, वो सब चीज़ें भी आपके यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो ये सब है, आप इस चीज़ को यहाँ पर देखिए। ये आपको फिर भी याद नहीं रहने वाला, लेकिन एक बार इसको गो थ्रू यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, अरानी सिल्क साड़ीज़ हैं, बनारसी साड़ीज़ हैं, आंध्र प्रदेश के अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। साड़ीज़ ऑफ वेस्ट बंगाल आपको मिल जाएंगी, बलूचारी साड़ी, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको इतना यहाँ पर याद रखना है, सफिशिएंट है। दो एक एग्जाम्पल याद रख लो कि किस किस चीज़ की बात यहाँ पर चल रही है। तो इन सब की प्रोडक्ट मार्केटिंग भी हमें यहाँ पर करनी है। प्रॉपर मार्केटिंग अगर हमने रूरल प्रोडक्ट की, दिस टर्म इज़ कॉल्ड रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग, अगर हमने अच्छे से की तो इससे क्या होगा कि इनकम लेवल्स बढ़ाए जा सकते हैं रूरल लोगों के, रूरल पुअर्स के इनकम लेवल्स बढ़ाए जा सकते हैं और उन्हें बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि सम ऑफ द रीजंस ऑफ द हाईलाइट इन द पैराग्राफ की क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं, रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देयर आर सेवरल चैलेंजेस, और बहुत सारे रोड ब्लॉक्स भी आगे हैं जो कि रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, द कॉमन इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन रूरल मार्केटर्स इंक्लूड स्कैटर्ड प्रोडक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स एंड प्रॉपर एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सेल फोर्स एंड इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मैं इनको अभी यहाँ पर समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए, मैंने बताया कि रूरल प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और एलाइड सेक्टर के ऊपर। ठीक है, वहाँ से जो कुछ रॉ मटेरियल के रूप में आएगा उससे काम होगा। लेकिन इंडिया के अंदर देखें तो लैंड होल्डिंग की जो साइज़ है वो बहुत ही कम है। बहुत सारे लैंड होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। अभी अभी डाटा रिलीज़ किया गया और उसमें पता चला कि 67% लोग ऐसे हैं, फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन। तो ये क्या है कि स्मॉल लो लैंड होल्डिंग है। इसका मतलब क्या है कि कम, देखिए कम लैंड होल्डिंग साइज़ होगा तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो देखिए जैसे जैसे आपका यहाँ पर फैमिली का साइज़ बढ़ता चला जाता है, ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाता है। जैसे 3 हेक्टेयर थी तो एक 3 बेटों में बांटी गई तो एक हेक्टेयर हो गई। लैंड होल्डिंग का साइज़ वो है वो छोटा हो गया। इससे क्या है कि सरप्लस प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत ही कम होता है। और अगर हम देखें कि इस सरप्लस प्रोड्यूस को अगर बेचोगे भी मार्केट में तो आपको रिम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो एक दिक्कत तो ये है कि लैंड होल्डिंग के साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। और अगर आपसे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या जो मुख्य बाधाएं यहाँ पर आ रही हैं, तो आप उसके अंदर इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। डायरेक्ट रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। सीजनल प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सीजनल प्रोडक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे सीजन्स हैं जिनके उसमें पर्टिकुलर फसल ही उगाई जा सकती है। ओके, तो इससे क्या है कि जब वो सीज़न नहीं होता तो उस सीज़न के दौरान आपकी जो उस कमोडिटी की स्केर्सिटी हो जाती है, उसकी कमी यहाँ पर हो जाती है, जिससे कंसिस्टेंट सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, अब अगर गेहूं की फसल उग रही है तो खरीफ के सीज़न में आप गेहूं की फसल नहीं उगाओगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उनकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर नहीं होती, जिससे कि रूरल प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसमें चुनौतियाँ आती हैं। अब जो अर्बन सेंटर का लोग है उसको तो वही चाहिए ना। अब वो यहाँ पर आप देखें तो रूरल मार्केटिंग, रूरल सेक्टर के अंदर कंटिन्यूसली नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सीज़न के दौरान ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर अर्बन सेंटर के लोगों को भी वो सीज़न के दौरान ही मिलेगा। ओके, ये थोड़ी सी दिक्कत आपको मिलेगी। स्कैटर्ड प्रोडक्शन सेंटर मिल जाएंगे। रूरल प्रोडक्शन सेंटर जो हैं वो आपके डिस्पर्स्ड हैं और
इनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन इन बढ़ाने के लिए, इनके बीच में एग्रीगेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा। इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा ऑल दो एफर्ट्स आर इन पाइपलाइन द इशू इज़ स्टिल ए क्रिटिकल इन द इकोनॉमी। तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये इशू यहाँ पर बना हुआ है कि रूरल एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन सेंटर हैं वो बिखरे हुए हैं, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। लो डिमांड इन रूरल एरियाज़, ठीक है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ मेन सोर्स हैं रूरल एरियाज़ की इनकम का, एंड हेंस स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर्स मेनली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तभी आपके रूरल प्रोडक्ट बनेंगे और तभी आगे उसकी मार्केटिंग की जाएगी। लेकिन सीजनैलिटी एसोसिएटेड विद द एग्री इनकम डिमांड फॉर द रूरल प्रोडक्ट मे नॉट रिमेन स्टेबल और रेगुलर। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि रूरल प्रोडक्ट की जो आप देखें कि द डिमांड फॉर द रूरल प्रोडक्ट वो भी स्टेबल और रेगुलर नहीं रहती है, क्योंकि आप ड्यू टू द सीजनैलिटी एसोसिएटेड विद द एग्री इनकम। ओके, तो एग्रीकल्चर से जितनी इनकम हो रही है, किसान यही तो सोचेगा भी एग्रीकल्चर से कम इनकम हुई है तो मैं इन प्रोडक्ट से ज़्यादा इनकम यहाँ पर कमाऊँ। ओके, फिर उनके प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे और फिर डिमांड यहाँ पर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी या फिर डिमांड यहाँ पर अफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये अनदर सेट ऑफ चैलेंज आपको यहाँ पर दिखेगा। लिमिटेड एक्सेस टू द रिम्यूनरेटिव मार्केट इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ के अंदर अच्छे खासे मार्केट अवेलेबल नहीं है जो कि रिम्यूनरेटिव प्राइस अवेलेबल करा सके रूरल पीपल्स को, ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिम्यूनरेटिव मार्केट। रूरल एरिया के पास इतना समय नहीं है कि वो वहाँ जा करके ये सब काम कर सके, ढूंढे कि भाई रिम्यूनरेटिव मार्केट कहाँ मिलेगा, कहाँ ऐसा मार्केट ढूंढूँ कि जहाँ पर लोग मेरे प्रोड्यूस को खरीदें। ठीक है, पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, उनके लिए आपकी जो लो कॉस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है नियर बाई अर्बन रीजन के अंदर कि भाई वहाँ जा कर के स्टोर कर दूंगा फिर धीरे धीरे बेचता रहूँगा, नहीं होता ऐसे। तो इसका मतलब है कि इंटरमीडियरीज़ को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे तो फिर उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा और किसानों को यहाँ पर रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले ना मिले लेकिन ये लोग अपना यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो इंटरमीडियरीज़ का इन्वॉल्व होना भी एक प्रॉब्लम है। फिर आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम्स। ये तो बनी हुई है, कितने फंड चला लिए लेकिन ये प्रॉब्लम बनी हुई है। ओके, तो क्वालिटी ऑफ रोड्स इंप्रूव नहीं है भाई इंप्रूव। ठीक है, आप कुछ भी कहो, ग्राम सड़क योजनाएं वगैरह बनी है, हमें कहीं ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखाई नहीं देता। ओके, एंड देयर कनेक्टिविटी टू विलेजेस आर इम्प्रूविंग। ये सब इम्प्रूव हो रहा है लेकिन इतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कितने साल हो गए ग्राम सड़क योजना को चले हुए, क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देखो सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी आपको मिल जाएगी। मैनी विलेजेस ऐसे हैं जो हिली टेरेंस के अंदर हैं और रूरल अर्बन मार्केट से वो कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और रूरल मार्केट के पास होता क्या है, या तो ट्रैक्टर होगा या फिर बुलक कार्ट, उस पर ही सामान ले जाएगा, जिससे कि उनके प्रोड्यूस जो हैं वो रूरल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुलक कार्ट्स का या फिर ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाएगा। इसीलिए उनको क्या है कि इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराना चाहिए और सप्लाई चेन रूरल प्रोडक्ट की यहाँ पर बनी रहे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अच्छा करना चाहिए। साथ ही जो स्टोरेज का इशू है वो भी यहाँ पर बन जाता है। आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए, चाहे वो कोल्ड हाउस वेयरिंग फैसिलिटीज़ हों या फिर सिंपल हों आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी चाहिए और इसके लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, इन सभी को अवेलेबल करानी चाहिए ये चीज़ें। ओके, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को भी ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे तो भी काम हो जाएगा, बहुत पैसा नीचे आता है। ठीक है, ये काम होना चाहिए। अगली चीज़, इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको मिल जाएंगे ड्यू टू द स्कैटर्ड प्रोडक्शन। मैंने बताया स्कैटर्ड प्रोडक्शन यहाँ पर होता है रूरल प्रोड्यूस का। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है एक सेंट्रिक कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, जो कि आपकी देखिए हर एक काम ऐसे नहीं होता कि आप जगह जगह बिखरे पड़े हुए हो और वहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। एक आपके ऊपर एक सेंट्रल कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। आप जाकर के प्रोडक्ट इसको यहाँ पर दे सकते हो और ये फिर आपका इसका काम हो जाएगा कि ये अलग अलग सेक्टर में या फिर अर्बन सेक्टर्स के अंदर जाकर के इनको प्रमोट करे। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज तो पहले से हैं, अब भी हैं और रहेंगे भी। ठीक है, क्योंकि किसानों में अवेयरनेस यहाँ पर नहीं बनी रहती है। ओके, तो इनको यहाँ पर आपको देख करके चलना पड़ेगा। इंटरमीडिएटरीज को भी हमें हटाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी यहाँ पर हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिस्कस किया गया अभी इधर ही। प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट अपने प्रोडक्ट को कम से कम दामों में कि भाई जल्दी से जल्दी बिक जाएं, यही सही है। सड़े इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, बिक जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। कम्युनिकेशन भी अवेलेबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो जो आपकी सेंट्रिक कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यहाँ पर बनेंगे वो इन चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी अबाउट रिम्यूनरेटिव मार्केट, तो सेम आपको मिल जाएगा। लिमिटेड एक्सेस टू रिम्यूनरेटिव मार्केट्स इन रूरल एरियाज़। ओके, तो आईसीटी का यूज़ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है। गवर्नमेंट तो बढ़ावा दे रही है पर कहाँ बढ़ावा है, रूरल एरियाज़ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। मैनी लैंग्वेजेस
एंड डाइवर्सिफिकेशन इन कल्चर लिमिट्स रूरल सेलर सीमलेसली ऑपरेट इन द ऑल मार्केटिंग। अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो लैंग्वेज जो है वो अर्बन सेंटर के लोगों द्वारा नहीं बोली जाती है। तो ये भी एक हर्डल है, ठीक है, बट इस हर्डल को आपको सबसे लास्ट के अंदर ही लिखना होगा क्योंकि ये एक माइनर चैलेंजेस यहाँ पर है। ओके, पहले बड़े चैलेंजेस को लॉन्च करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखिए। नो चैलेंजेस डिस्कस किए गए, सफिशिएंट होने चाहिए आपको। और जो आपसे ऐसे पूछा गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला, वो सिर्फ 150 वर्ड में लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी से चीज़ें लिखनी होंगी। हेडिंग लिखने में 150 वर्ड चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे। अब जो चुनौतियाँ हैं उन्हीं को तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ सजेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको मिलेगा कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को बनाना पड़े, हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ द कंज्यूमर ईटीसी। देखिए अब क्या है कि आपको पहले तो रूरल जो लोग हैं जो ये सब प्रोड्यूस यहाँ पर बना रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो अर्बन लोगों की नीड के हिसाब से हो। ऐसे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। इसके लिए कुछ सजेशंस नीचे प्रपोज किए गए हैं, हम इनको देखते हैं। जैसे पहला है एम्फेसिस ऑन एग्रीगेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो रूरल प्रोडक्ट मार्केट्स हैं वो आपके बहुत ही स्कैटर्ड हैं, तो उनके एग्रीगेशन के लिए हमें फोकस करना चाहिए। एग्रीगेशन के लिए हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बना सकते हैं, एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इनकी मदद ले सकते हैं ताकि इनको एग्रीगेट किया जा सके, जितने भी डाइवर्सिफाइड रूरल प्रोडक्ट मार्केट्स हैं उनको, और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये काम यहाँ पर किया जा सके। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए पूरा काम कर रही है। ओके, द मार्केटर्स कैन इन्वेस्ट इन अवेयरनेस जनरेशन एमंग रूरल प्रोड्यूस। अवेयरनेस जनरेशन का काम किया जा सकता है। लोकेशन स्पेसिफिक मल्टीमोड ट्रांसपोर्टेशन काम भी किया जा सकता है, जैसे कार्ट ऑन हिल्स यूज़ किए जा सकते हैं, वैन रूरल एरियाज़ के अंदर यूज़ की जा सकती हैं। तो बुलक कार्ट और ट्रैक्टर जिनके कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है, उसकी जगह आप और चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो कि सस्टेनेबल हो सकें। ओके, दूसरा है क्रिएटिंग लोकलाइज्ड मार्केट थ्रू रूरल मार्ट्स। ठीक है, अब जैसे ये अमेज़ोन वगैरह हैं, तो ये भी अगर रूरल प्रोडक्ट को ला करके अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर रखें तो हो सकता है कि रूरल प्रोडक्ट की इनकम यहाँ पर बढ़े, और श्योरली बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा काम किया जा सकता है। साथ ही रूरल मार्ट्स भी तैयार किए जा सकें। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, इनको रूरल एरियाज़ के अंदर भी अपने मार्ट यहाँ पर ओपन करने चाहिए। ओके, तो प्रमोटिंग सेटिंग ऑफ रूरल मार्ट्स एट रूरल एरियाज ऑल्सो हैपन टू बी मार्केट for the rural product. This kind of rural market has become more popular in the आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के अंदर हमने इन सब चीज़ों को लागू भी किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए भी हमें यहाँ पर मिले हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो कि डेली बेसिस पर आप ये काम, जैसे स्टेट ऑफ सिक्किम ने भी इस तरीके का काम किया, हैज़ इंट्रोड्यूस द सोशल प्रोसेसेस टू कलेक्टिवाइज प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। ओके, तो रूरल प्रोडक्ट को इकट्ठा करके एक रूरल मार्केट उसने तैयार किया ताकि वहाँ पर सारा सामान एक जगह पर मिल जाए, जैसे मार्ट होते हैं ना, विशाल वगैरह हैं इस तरीके के। ओके, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर खोल सकते हो। तो वीकली बाजार्स, हार्ट्स, इन सब की ज़रूरत ही नहीं होगी, रोज़ की रोज़ आप जाओ कुछ भी खरीद करके ला सकते हो। ओके, promoting collaboration with commercial organizations. तो in addition to the demand driven collaboration between large commercial institutions and rural enterprises, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इंसेंटिव ड्राइवन कोलेबोरेशंस भी कर सकती है, सो दैट मोर सच कैपेबल इंस्टीट्यूशंस जो भी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, रूरल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलेबोरेशन करना चाहिए। और उन ऑर्गेनाइजेशन से भी कहे कि हम, अगर आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो इंटरेस्ट रेट आपके लिए लो होंगे, टैक्सेस से आपको छूट देखने के लिए मिलेगी, और CSR फंड में भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो इन द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग। ओके, तो ये काम आपको यहाँ पर करना चाहिए। दूसरा आपको मिलेगा एम्फेसिस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है कि अर्बन एरिया के लोगों को नई नई चीज़ें चाहिए, साथ ही रूरल एरियाज़ के लोगों को भी नई नई चीज़ें चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर बने जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से जनरेट होकर के हों। उनको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट जो कि एस्थेटिकली अपेलिंग प्रोडक्ट्स, ओके, सच एज द हैंडीक्राफ्ट्स, डेवलपिंग सस्टेनेबल। उनको सजावटी चीज़ें चाहिए जो कहीं ना मिलती हों। ओके, राइट, तो इस तरीके की चीज़ों की उनको यहाँ पर ज़रूरत है। तो ऐसी आपको चीज़ें तैयार करनी है। साथ ही नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आप ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर सको। ओके, तो ट्रेडिशनल रूरल प्रोडक्ट वो अब उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, उनकी जो रिटर्न्स हैं वो उतने ज़्यादा खास नहीं रहे, मे नॉट बी एबल टू जनरेट मोर रिटर्न्स। ओके, तो आपको नए प्रोडक्ट जो कि आपके
अर्बन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए जाएँ जो उनकी नीड है, जो उनको चाहिए, लाइक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। ओके, उस तरीके के प्रोडक्ट को आप यहाँ पर तैयार करो। स्किलिंग रूरल वर्कफोर्स, रूरल एरिया के अंदर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है, तो हम क्या है कि उनको स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिक स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, और हम वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, स्किलिंग एफर्ट्स वहाँ पर आपको देने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर आप यहाँ पर देखें तो एक अच्छी खासी वर्कफोर्स आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। ओके, जिससे कि इम्प्रूव होगा द वायबिलिटी ऑफ रूरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। बात समझ में आपको? तो ये इतना काम आपको समझ में। देखिए ये सब कोई चीज़ भारी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है। ओके, तो इसीलिए सिर्फ आप ये समझो कि बात किस चीज़ की यहाँ पर की जा रही है। ऑलराइट, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल प्रोडक्ट। रूरल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपका कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन के साधन भी होने चाहिए, जिससे कि अर्बन सेंटर के लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस जनरेट हो सके कि भाई कौन कौन से ब्रांड हैं, क्वालिटीज़ हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर हैं। लाइक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, एफएम रेडियोज़ के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, ऑडियो विजुअल के ज़रिए, मेलाज, फेस्टिवल, इन सब के ज़रिए आप लोगों को अवेयर कराओ कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, आप चाहें तो ख़रीद सकते हो। ओके, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर हो चुका है अच्छा खासा, ठीक है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पहुंच चुके हैं। साथ ही हम देखें इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू द भारत नेट प्रोजेक्ट। ओके, तो इंटरनेट भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। फिर बहुत सारी वेबसाइट हैं लाइक द फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये से मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ करके आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को बढ़ावा दे सकते हो कि अर्बन सेंटर के अंदर रहने वाले लोगों को पता लगे कि रूरल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हम परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट थ्रू द सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। ओके, डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, लाइक ई कॉमर्स कंपनीज करती है ना बड़ी बड़ी, ऐसे ही आप भी यहाँ पर कर सकते हो। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि आपको बैंकों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऑनलाइन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर रूरल प्रोडक्ट यूजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज़ करके या फिर अदर कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइज लाइक द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनका यूज़ करके आप डायरेक्ट मार्केटिंग यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ये आपका काम कर सकते हैं, सिंपल सा। ओके, और इसके अंदर हम कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर की डोर टू डोर सैम्पलिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन का काम भी किया जा सकता है। तो सरकार क्या करे, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सब की मदद ले और डोर टू डोर मार्केटिंग का काम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके साथ साथ जरूरी है गुड ब्रांडिंग। रूरल प्रोडक्ट्स लैक ब्रांडिंग लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट, देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर ब्रांडिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग की तो ज़रूरत है, और ब्रांडिंग के जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग होता है, अर्बन सेंटर के लोग उसको भाग के नहीं खरीदते हैं कि भाई हमें तो वही चीज़ चाहिए, हमें वही चीज़ चाहिए जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, तो गुड ब्रांडिंग ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। तो रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएँ, उसके लिए बात करते हैं। अच्छा, हम हैं कहाँ, हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम इस चीज़ को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रूरल सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको अर्बन के अंदर या रूरल के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जाए, रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ कस्टमर सेंट्रिक सेंस एंड रेस्पॉन्स फिलोसफी। मतलब जैसा कस्टमर चाहेगा आपको वैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसके लिए वैसी ही स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज़ है, तो आजकल क्या है कि देखिए मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यस, देखिए प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर दिया गया है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के अंदर बताने की क्या कोशिश हो रही है उसको समझते हैं। देखिए रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर मैंने बताया कि सामान या तो रूरल से अर्बन की तरफ जाएगा या रूरल से रूरल की तरफ को जाएगा। अब सामान अगर रूरल से रूरल की तरफ को जा रहा है तो रूरल एरिया के लोगों को क्या चिंता होगी, रूरल एरिया की चिंता होगी कि मैं जितना पैसा जा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे सामान मिल जाए, सामान की क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस कम हो, मल्टीपल यूजेज हों, ठीक है, वो चीज़ चाहिए रूरल एरिया के पीपल को। तो आपको उसी तरीके की चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। दिस इज़ कॉल्ड सेंस एंड रेस्पॉन्स फिलोसफी, कस्टमर सेंट्रिक। ओके, तो ये आपको टर्म याद रखनी है, आप इस टर्म को लिख सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक गुड़, जैगरी, ठीक है, गुड़ आप लोगों के यहाँ खाया जाता होगा, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु
उनके अंदर बेसिकली जो जैगरी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौरान ऐसा लगा कि भाई उसको हम एज अ दवाई यूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ मेडिकल मीज़र यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं गुड़ को, तो उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़ गए। तो ये क्या है कि जैसे ही लोगों को सेंस एंड रेस्पॉन्स यहाँ पर मिला कि भाई गुड़ से हमारी कोविड-19 से सुरक्षा हो सकती है, तो उन्होंने इस चीज़ को परचेज करना शुरू कर दिया। तो आपको ध्यान देना चाहिए था मेडिसिनल फीचर्स, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़, इन सब की तरफ। ओके, ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं। ऑलराइट, तो जैसे आपको लगे कि भाई रूरल एरिया के लोगों को क्या चाहिए, अर्बन एरिया के लोगों को क्या चाहिए, उसी तरह के प्रोडक्ट आप बनाने शुरू कर दो। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो, पहला पॉइंट। दूसरा मिलेगा आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। प्राइस जो है ऑप्टिमम होने चाहिए। ऑप्टिमम प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड एज पर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। जैसी क्वालिटी हो, जैसा प्रोडक्ट हो, उस हिसाब से प्राइस होने चाहिए। प्राइस ज़्यादा बढ़े हुए ना हो। रूरल मार्केटिंग के अंदर वी मे हैव बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन द टर्म्स ऑफ प्राइसिंग वाइल फोकसिंग ऑन द रूरल मार्केट। ठीक है, जब हम रूरल मार्केट की तरफ फोकस करते हैं तो हमें प्राइस पर सफिशिएंट ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अर्बन कंज्यूमर जो है, while the same product can be priced at some premium rate for urban consumer by highlighting the nature of product, its creation, tradition and geotagging etc। देखिए, अर्बन एरिया के अंदर सामान जाएगा तो वो तो महंगा बिकेगा। ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर सामान जाएगा वो तो महंगा बिकेगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि आपको आपके प्राइस ऐसे रखने हैं कि अर्बन एरिया के लोग आपका सामान खरीदें, ऐसा ना हो कि प्राइस को देख करके वो सामान ना खरीदें। प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाएँ, ये तो हम बहुत तेज़ी से आपको बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर ICT वगैरह का यूज़ है, सोशल मीडिया का यूज़ करके ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, जाकि रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके। उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज भी बनानी पड़ेंगी। लाइक फिजिकल कलेक्शन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेंट्रलाइज कलेक्टिंग अथॉरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मिलेगा मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स या फिर कंट्रोलिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि मेजर इम्पेडिमेंट हैं, जो कि बहुत बड़े हर्डल्स हैं। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। फिजिकल कलेक्शन की सुविधा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की सुविधा होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी आपको प्रोवाइड करानी है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। स्टॉक पॉइंट्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। ओके, टाउन्स के अंदर। ऑलराइट, रिटेल आउटलेट्स भी आपको तैयार करने हैं, अर्बन सेंटर के अंदर, रूरल सेंटर के अंदर। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टारगेट कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिस्टिक्स कितना अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं वो यहाँ पर कैसी होंगी। ओके, तो ये चीज़ है कि आप रिटेल आउटलेट्स हैं या फिर फेयर्स हैं, इन सब चीज़ों के ज़रिए रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ावा दे सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें याद रखो, सेम चीज़ें हर पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की गई हैं। फिर आपको मिल जाएगा कि ब्रांड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रूरल प्रोडक्ट का। और ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई कि ब्रांडिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे कि रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके लिए मिलेगा एनी वेस्ट बिजनेस वुड सीम डल विदाउट गुड ब्रांडिंग। अगर ब्रांडिंग नहीं की गई तो बिज़नेस आपका सस्टेन नहीं रह सकता, या फिर सस्टेन रहेगा भी तो फिर वो इतना ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। ओके, तो अगर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, सस्टेन सेल चाहिए, तब आपको यहाँ पर आपकी जो ब्रांडिंग है उसको यहाँ पर करना पड़ेगा। और ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएगी GI टैग के द्वारा। प्रोडक्शन यूजिंग GI टैग इंडिकेशन। ओके, जैसे दार्जिलिंग टी को यहाँ पर GI इंडिकेशन दिया गया 2004 के बाद दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस हो गई पूरी दुनिया भर में। लोग चाहते हैं कि हमें यही चाय मिले। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वहाँ की? ठीक है, बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो GI टैग फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाने चाहिए। ओके, और लाइक बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तो बताइए कौन ख़रीदता अगर इस लोगों को पता नहीं चलता? तो बात समझ में आई? अगर लोगों को पता नहीं चलता है कि बिहार के अंदर मधुबनी टाइप की पेंटिंग्स यहाँ पर होती हैं तो कौन ख़रीदता? लेकिन GI टैग मिला, लोगों को पता चला, उन्होंने यहाँ पर इसको परचेज़ करना शुरू किया। तो इस तरीके से आपको ब्रांड मैनेजमेंट भी करना है। कुछ ब्रांडिंग में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, बट चलते हैं क्योंकि यही आर्टिकल पढ़ रहे हैं रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड। डिप्राइव्ड मार्केट्स एंड डिप्राइव्ड पीपल इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो वो क्या ही करेंगे, उनको क्या समझ में आएगा ब्रांडिंग वगैरह के बारे में? ठीक है, तो ऐसा ही है, उनका तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से चलता है, बार्टर सिस्टम के थ्रू काम चलता था, और आज भी उनके दिमाग में यही है कि जितने में बिक रहा है ठीक है।
ओके, तो BPL से नीचे हैं, ब्रांडिंग वगैरह के बारे में उनको नहीं पता है। मल्टीलिंग्विस्टिक कस्टमर बेस, इंडियन रूरल मार्केट हैज़ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, तो फिर बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन एक बैरियर यहाँ पर बन जाता है। ओके, लो लिटरेसी आपको मिल जाएगी, वही है आपकी बात, एज़ कम्पेयर टू द अर्बन कस्टमर, जो रूरल कस्टमर है उसके अंदर लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम होती है, तो विच क्रिएट्स प्रिंट मीडिया टू बिकम ineffective and irrelevant. Many times illiterate customers can hardly recognize the spurious brand in the local market. तो मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ ब्रांडिंग की है, कौन सी चीज़ ब्रांडिंग की नहीं है, ब्रांडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको वो नहीं पता है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ब्रांड एज एन असेट, देखिए जब एक ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है तो वो एक असेट बन जाती है। ओके, lack of thinking to an extent of other brands in general leads to difficulty in understanding the importance of brand. तो ब्रांड का इंपॉर्टेंस समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिल रही है, और उनको ये नहीं पता कि एक बार ब्रांड अगर हमने इसको यहाँ पर बना दिया तो कितनी ज़्यादा इनकम यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है और मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है। मेंटेनिंग द रेलेवेंसी एंड कंसिस्टेंसी इज़ डिफ़िकल्ट, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने आपको बताया कि सीजनैलिटी यहाँ पर बनी हुई है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, और उससे जो रॉ मटेरियल आता है तो वो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं बनी हुई है। ओके, तो हैंस ब्रांडिंग मस्ट बी अप्रोच प्रोएक्टिवली एंड होलिस्टिकली, समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू एड्रेस द नेगेटिव रेस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर्स एंड मेंटेन थ्रू एनर्जी टू डील विद और रेस्पॉन्सिबल पोस्टेड इन द सोशल मीडिया। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डिटेल में फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि हम बहुत ही अंदर आ चुके हैं इस चीज़ के। ओके, और ब्रांडिंग के बारे में आपसे मुश्किल ही क्वेश्चन पूछा जाए, बट कुछ नहीं पता पूछ भी लें तो सफिशिएंट हमने यहाँ पर पढ़ा वैसे तो चीज़ों को। और ये भी ध्यान रखो कि कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पर बनाए रखनी पड़ेगी। जब एक ब्रांड बन जाएगा तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप फिर ऐसा है कि 6 महीने प्रोड्यूस आ रहा है, 6 महीने नहीं आ रहा। ब्रांडिंग इज़ कॉस्टलियर अफेयर, सिंस ब्रांडिंग इज मस्ट कॉस्टलियर, आपको उसके लिए सारे काम करने पड़ते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाए। मैं थोड़ा तेज़ी से निकलने की कोशिश यहाँ से करता हूँ, ठीक है। कुछ सजेशंस हैं, जैसे GI टैग का यूज़ किया जाए, मैंने डिटेल में बता दिया है। ब्रांड एम्बेसडर आप यहाँ पर बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे हैं कि आप ठीक है, आप हीरोज़ वगैरह को नहीं बना सकते, क्रिकेटर्स को नहीं बना सकते, लेकिन आप जो है टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लाइक IAS ऑफिसर्स हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर सख्त कदम भी लेने चाहिए कि भाई एक IAS ऑफिसर है तो उसको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया जाए, किस चीज़ के लिए, रूरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि ये काम आप कर सकते हो। जैसे नंदनी ब्रांड के नाम से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यहाँ पर उसने अपने मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाया। ओके, ये चीज़ है। प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा है, लाइक आपको मिलेगा मधुबनी पेंटिंग्स, अल्फांसो मैंगो है, शाही लीची टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। इनके बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि भाई ऐसा भी कोई चीज़ अवेयरनेस होगा तो वही नहीं खरीदेंगे क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखो। तो रूरल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को चाहिए रूरल प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं, मार्केट भी अच्छा है, खुला हुआ है, तो इसके पोटेंशियल को यहाँ पर आपको उठाना पड़ेगा। और पोटेंशियल को उठाने के लिए क्या करना है, ये तो हमने पूरे आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया ही है। देखिए 40 मिनट हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, ठीक है, 40 मिनट। अब रूरल मार्केटिंग के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट दो इस आर्टिकल को, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखो, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आपको इतना यहाँ से देखना है। ओके, अब उसके बाद आगे चलें तो मैंने आपको एक स्लाइड यहाँ पर बीच में पढ़ाई जिस पर ये अमेज़ॉन का यहाँ पर ये लगा हुआ था, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर बताया था एम्फेसिस ऑन एग्रीगेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केटर्स में लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये था कि हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि हर एक जो आपका स्टेक होल्डर्स है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको काम में ले सकते हैं कि वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में बढ़ावा दें, ठीक है। आप क्या समझे, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में बढ़ावा दें, ऐसा हम कुछ काम कर सकते हैं। और जो अगला पूरा आर्टिकल है वो इसी तरह पर है कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग थ्रू रूरल कलेक्टिव्स। तो रूरल एरिया
इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू रूरल कलेक्टिव्स। रूरल कलेक्टिव्स का मतलब कि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकती हैं, उन सब का यूज़ करके इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं रूरल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इंडिया का ऐसा ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ये आर्टिकल आपको मिलेगा कि हम दुनिया भर में हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रखते हैं पल्सेस का, स्पाइसेस का, मिल्क का, और राइस है, ओके, वीट है, कॉटन है। इनके अंदर हमारा कल्टीवेबल लैंड भी काफ़ी ज़्यादा है और फार्मर्स की इनकम को हमारे लिए बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकम के लिए आपको जो एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम है लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनकी मार्केटिंग पर फोकस करना होगा थ्रू द कलेक्टिव सिस्टम। इसको मैं अभी यहाँ पर आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो देखो, कलेक्टिव्स भी तभी अच्छा काम यहाँ पर करेंगे जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट का काम है रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इंटरनेट को बढ़ावा देना। ये सब काम सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है। तो कलेक्टिव्स तभी वर्क करेंगे जब बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पहले से ही प्रोवाइड की जाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो किया ही किया है, लेकिन मार्केटेबिलिटी और प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी को स्मूथ और एनहेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कुछ काम की यहाँ पर बात कर लेते हैं, लाइक कनेक्टिंग मोर मंडीज टू द ई नाम पोर्टल। ठीक है, तो जो आपका ई नाम पोर्टल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा APMC मंडीज़ को यहाँ पर ऐड किया है। साथ ही जो रूरल हार्ट्स यहाँ पर हुआ करते थे उनको कन्वर्ट किया है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर, यानी ग्राम्स के अंदर। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो और क्या काम किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यू नो द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, 1 लाख करोड़ वाला, ऑलराइट। तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। रूरल मार्केट को बढ़ाना और लिंकिंग करना रूरल मार्केट की थ्रू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रूरल और अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए रोड होंगी। देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इस रोड का यूज़ करेगा, उसका काम नहीं है ये रोड को बनाना, ठीक है। और साथ ही अगर हम आगे देखें तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ताकि डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट बना रहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ऑलराइट। तो ये काम यहाँ पर गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन अब बात है कि जो आपकी डिसेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव है उसको देखने की, कि आपके रूरल कम्युनिटी कलेक्टिव्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव और अलग अलग तरीके के कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये किस किस तरीके से काम यहाँ पर करते हैं, क्या क्या काम प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कंबाइंड एफर्ट ऑफ कलेक्टिव्स इन रूरल मार्केटिंग, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लोगों का काम सिर्फ यही नहीं है। द फोकस नॉट ओनली ऑन स्ट्रेथनिंग द लाइवलीहुड वैल्यू चेन इन रूरल एरियाज, इनका काम ये भी है कि वाइब्रेंट मार्केटिंग फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेंटर, लाइक कलेक्शन सेंटर एट द क्लस्टर लेवल, मिनी स्टोरेज सेंटर एट विलेज लेवल एंड नैनो पैकेजिंग यूनिट्स भी ये लोग यहाँ पर तैयार करें। बात समझ में आई। साथ ही साथ स्किल्स को स्ट्रेथन करना, लोगों की, फार्मर्स की जो मार्केटिंग स्किल्स हैं उनको भी स्ट्रेथन करना, ये भी इनका काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाना, फैसिलिटेट करना बैंक लिंकेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बैंक से लोन लेने की सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी का एडप्शन करें, उनके बारे में जागरूक कराना, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी कराना, ये इनका काम यहाँ पर बन जाता है, ओके। तो ये एक बेटर पोजीशन में सोशल कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराते हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से हो सकें। प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर एक्सचेंजिंग द कमोडिटीज़ बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, ओके। तो ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं कि बायर और कंज्यूमर दोनों यहाँ पर इंटरेक्ट हो सकें, मिल सकें, ऑलराइट। द कलेक्टिव्स कैन ओनली बी ओरिएंटेड ईजिली टू एंश्योर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अलग अलग ग्रुप हैं लाइक प्रोड्यूसर ग्रुप हैं विलेज लेवल पर, डिवाइस कमोडिटी वाइज मार्केट डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उन सभी के साथ अवेयर कराना फार्मर्स को, ये भी इनका काम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कलेक्टिव रूरल कलेक्टिव्स इन द आप कह सकते हैं कि रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या काम इनका है। देखिए, ये सड़क बनाने का काम, ये सब ई नाम पोर्टल वगैरह काम ये गवर्नमेंट का हो गया। इससे ही शुरुआत करनी है क्योंकि यही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपको कि कलेक्टिव्स कुछ कर पाएँ, ठीक है। फिर ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं जाना होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद में रखिए। कलेक्टिव्स क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं
ऑफ द मेंबर्स कैन सक्सेसफुल फैसिलिटेट एंड ऑगमेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस। देखिए बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती हैं, उन पॉलिसीज़ में फार्मर्स के अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन कोऑपरेटिव्स अपना यहाँ पर रोल निभा सकती हैं। इन पार्टिकुलर हैव ट्रिमेडियस एबिलिटी टू एनहेंस देयर कैपेबिलिटी, ठीक है, एंड एम्पावर देयर ओन मेंबर्स। अपने मेंबर्स को वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी यहाँ पर चले जा रहे हैं। ऑलराइट, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। इकोनॉमिक जो आपका एम्पावरमेंट है वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है, साथ ही लाइवलीहुड डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। ओके, तो अलग अलग कम्युनिटी के बीच जब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क करेंगे तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी होगा, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होगा, और आप देखेंगे दूसरी तरफ किसानों के लिए सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं। तो ये सारे काम भी यहाँ पर जान करके चल रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में अगर हम देखें तो एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्रिएट करने की बात हुई है। कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ओके, तो इंडिया की आज़ादी को यहाँ पर लगभग देखें 75 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 75 साल कंप्लीट होने के साथ हमने बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखे हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर भी हमने एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन के जैसे केसेस यहाँ पर बहुत सारे देखे हैं। इससे क्या है कि मेल प्रैक्टिसेस यहाँ पर बढ़ी हैं इन एग्री मार्केटेड, और एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड भी यहाँ पर रहा है विलेज ट्रेडर्स का, मनी लेंडर्स का, और अदर मिडिलमैन्स का, मर्चेंट्स का, ओके, कमीशन एजेंट्स का, एजेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इन सभी का यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव रवैया यहाँ पर रहा है किसानों के प्रति। ओके, तो क्या है कि ये जो अब नए अगर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे तो इससे क्या है कि एजेंट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है, और जो इंटरमीडियरीज हैं एपीएमसी मंडीज़ के दौरान ऑर्गेनाइज्ड होलसेल मार्केट के अंदर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड रूरल पीरियोडिक मार्केट्स के अंदर, इनके अंदर भी डिपेंडेंसी यहाँ पर कम होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्राइस डिस्कवरी अच्छी मिलेगी, अप्रोप्रिएट प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर मिलेगी बाय रिजोल्विंग इशू ऑफ इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, और आपको इन्फॉर्मेशन भी क्लियर तरीके से मिलनी चाहिए कि भाई क्या काम यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो डिजिटाइजेशन मींस मार्केटिंग के यूज़ करने चाहिए, लाइक इनाम पोर्टल हो गया आपका, और भी बहुत सारे पोर्टल्स यहाँ पर हो गए, वेयर हाउस रिसिप्ट के लिए अलग पोर्टल्स हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाय जॉइंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली स्टोरेज। तो ये सारे काम यहाँ पर जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम है यहाँ पर कर सकता है कि अलग अलग जो वेयर हाउसेज हैं उन सबका एक नेटवर्क तैयार कर सकता है, उसको ऑनलाइन डाल सकता है कि भाई कहाँ पर किस तरीके की, यानी पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए या फिर सेमी पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए कौन कौन सी स्टोरेज फैसिलिटीज़ कहाँ पर हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, पोटेंशियल बहुत है, और इसीलिए हमें एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या रूरल एग्री मार्केटिंग आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। और जो हमारे पास पहले से ही था जिसके अंदर ये सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर आए, इन सभी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, रिव्यूड करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ओके, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करने की ज़रूरत है इनाम पोर्टल के ज़रिए, ठीक है। तो इनाम पोर्टल के बारे में अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है आगे, और बताया गया है कि इनाम जो है वो फिजिकल होलसेल मंडीज जिनको एपीएमसी कहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की, उनको यहाँ पर इंटीग्रेट करता है, और एग्री कमोडिटी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, और ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी फार्मर को मिले उसके लिए ये इंश्योर करता है, और इनेबल करता है फार्मर्स को कि उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ पर मिले जो भी उसका मार्केटेबल सरप्लस उसने इकट्ठा किया है। ओके, फ्री रजिस्ट्रेशन है इनाम पोर्टल के लिए, एग्री प्रोड्यूस ऑनलाइन यहाँ पर आप बेच सकते हो ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड से जो ज़्यादा पैसे देकर के ख़रीदेगा उसको यहाँ पर बेच सकते हो। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर मार्केट्स लिंक कर दिए गए हैं। ओके, जुलाई 2021 तक देखें तो 1000 मंडीज़ ऑफ 18 स्टेट एंड 3 यूटीज़ हैव बीन इंटीग्रेटेड विद इनाम पोर्टल, ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा मंडीज़ यहाँ पर इनाम पोर्टल के अंदर जोड़ दी गई हैं। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मार्केटिंग बाय कलेक्टिव्स, तो आप का ये किस्सा भी यहाँ पर आपको समझना होगा कि द कलेक्टिव्स हैव अ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथन एंश्योर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर गिनाए गए, FPO, SSG वगैरह टाइप के, ये सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मदद कर सकते हैं बड़ी कंपनीज़ के साथ। जैसे कोई फार्मर है वो पोटैटो उगाता है तो चिप्स कंपनीज़ के साथ टाई अप कराने के लिए लैंड लीजिंग एग्रीमेंट में ही मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी मदद हो सकती है, और कैपिटल इनफ्लो भी होगा, और एश्योर्ड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये भी अवेलेबल हो पाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है कि भाई किस तरीके से मदद कर सकते हैं कलेक्टिव्स हमारी एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ाने के अंदर।
इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल फार्मर्स, अगर एक इंडिविजुअल फार्मर की बात करें तो वो इतना सब नहीं कर सकता जितना कि कोऑपरेटिव, एफपीओ या एसएचजी कर सकते हैं। ये इनको लोअर इनपुट कॉस्ट में बेनिफिट दिला सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई फर्टिलाइज़र 100 रुपये का एक कट्टा देता है तो यहाँ पर आपके कोऑपरेटिव्स, एफपीओ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको 90 रुपये में दिला सकते हैं। ये महत्व होता है इनका, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं आपको, और लॉन्गेविटी इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट भी आपको दिला सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपको नुकसान ना हो, इस तरीके के एग्रीमेंट आपसे यहाँ पर करा सकते हैं। एंड इंश्योर कर सकते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंगेस्ट द मेंबर फार्मर्स। ओके, तो मेंबर फार्मर्स जो भी एफपीओ के अंदर होंगे कलेक्टिव तरीके से, उन सभी को एक अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर दिलाने के काम कर सकते हैं। ओके, तो फर्दर कम्युनिटी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ये हैव द डिज़ायर्ड पोटेंशियल फॉर बैलेंसिंग द कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स बिटवीन द फर्म्स एंड फार्मर्स। तो फर्म्स एंड फार्मर्स के बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाने का काम भी ये यहाँ पर कर सकते हैं। फर्म्स का क्या होता है, एक जना टाई अप नहीं करता, बोर्ड यहाँ पर बना हुआ होता है, वो टाई अप करता है। तो फार्मर्स की तरफ से भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही अच्छी स्कीम होने वाली है, ठीक है। इससे क्या होगा, रिस्क यहाँ पर कम होंगे और अनसर्टेनिटी भी कम होगी जो फार्मर्स के द्वारा फेस की जाती है। राइट, इसके अलावा कुछ और जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, लाइक एग्री वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने क्या है कि हैज़ रोल आउट अ नंबर ऑफ मीजर्स टू एंश्योर एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ एग्री वैल्यू चेन यूनिट्स टू रिड्यूस द प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो इसके लिए सब कोल्ड चेन वगैरह फैसिलिटीज़ यहाँ पर तैयार की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा एग्री वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ की गई हैं और जिससे कि फार्मर्स के इनकम लेवल इंक्रीज़ हों कि एंड फार्म एंटरप्रेन्योरशिप उसको भी बढ़ावा मिले। ओके, तो ऐसा कुछ छोटा छोटा ये फिर से इन्होंने सरकार की यहाँ पर तारीफ़ कर दी है, ठीक है। कलेक्टिव वेयर हाउसिंग की बात कर लेते हैं। तो कलेक्टिव तरीके से यानी कि ये आपके कोऑपरेटिव्स हैं, एफपीओज़ हैं, एसएचजी हैं, ये आपको वेयर हाउसिंग की सुविधा अवेलेबल कराएं। आपको पता है कि वेयर हाउसेज़ हैं या फिर साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया में अच्छी तरीके से नहीं है, उनकी कमी इंडिया के अंदर है। तो कम्युनिटी क्या है कि इस जो कमी को पूरा कर सकते हैं, कम्युनिटी इस कमी को पूरा कर सकती है। और एफपीओ, कोऑपरेटिव्स, एसएचजीज एज फार्मर कलेक्टिव कैन कंट्रीब्यूट टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फॉर एग्री प्रोड्यूस। तो ये इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट काम आपको यहाँ पर मिला। ओके, तो इतना हमको यहाँ से इस आर्टिकल से अंदर से जानना था। अगर आया तो आप लिख पाओगे, ठीक है। काफ़ी कुछ इसके अंदर ऐसा है कि आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि कलेक्टिव्स का किस तरीके से हमें यहाँ पर रोल को बढ़ाना है मार्केटिंग के अंदर। तो ऐसा सब लिखो कि भाई आपको अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाने हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करनी चाहिए, और फिर ये वेयर हाउसिंग कमी है हर जगह पर, जो कमियाँ हैं उनको सिर्फ यही पूरा कर सकते हैं, बात ख़त्म करो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं रूरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, और रूरल मार्केटिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। ये आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आर्टिकल लगभग सेम सही है, लेकिन हम इसके अंदर से कुछ पॉइंट्स निकालेंगे क्योंकि ये हमारे काम का भी हो जाता है। ओके, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, और सीधे मैं आपको यहाँ पर ही लेकर के चलता हूँ। रूरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको पूरा पेज यहाँ पर नहीं पढ़ना, कुछ खास चीज़ें उठा करके लाए हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। पहला है जनरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। जनरल देखिए कॉन्स्टेंट फेस्ड इन रूरल मार्केटिंग, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट फेज इन रूरल मार्केटिंग, ये हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई कि कितने सारे कांस्टेंट यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर हैं, जैसे अलग अलग तरह की है। रूरल कनेक्टिविटी सही नहीं है, पेनिट्रेशन, देखिए अभी आपको नेगेटिव लिखना है तो आपको नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। फर्म और फार्मर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो आपकी अलग अलग तरीके के मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट पीछे गिनाने की कोशिश की, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए। अब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी वगैरह जो हमारे पास नहीं है वो सब भी होने चाहिए। तो जनरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें रोड्स बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करानी है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ओके, ये सब प्रोवाइड होगा तो ईजी मूवमेंट हो सकती है गुड्स की, सर्विसेज की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर चली हुई थी। ओके, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
रूरल कनेक्टिविटी, रोड्स बना करके रूरल कनेक्टिविटी को यहाँ पर बनाया गया। अब कितनी बन गई कितनी नहीं बनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ऐसे हैबिटेट थे जो कि रिमोट एरियाज़ के अंदर थे या फिर अनकनेक्टेड थे, उनको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की गई है। जो पुराने बने हुए थे उनको अपग्रेड करने की भी बात की गई है। और सेलेक्टेड रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग हैबिटेशन ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, यानी कि ग्राम जिनको रूरल हार्ट्स के बदले बनाया गया था उन सभी को कनेक्ट करने की बात हो रही है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब से ग्रामीण इलाके कनेक्ट हों, वो सब काम ग्राम सड़क योजना के अंदर किया गया है। इस समय फेज़ 3 यहाँ पर चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और अभी तक अगर हम यहाँ पर देखें सन 2000 से लेकर के 2022 लगभग 20-22 साल के अंदर हम लगभग 6.44 लाख किलोमीटर की सड़कें यहाँ पर बना चुके हैं। ओके, बट वही है, इतना डिटेल में नहीं जाना। तो कुल मिलाकर के ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है ग्राम्स के लिए और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ये सब काम यहाँ पर है। कितना बजट दिया नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये तो हो गई सड़क बना दी आपने, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने रोड बना दी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करानी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए देखें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाने के लिए 2 स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, सौभाग्य स्कीम, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत मौजूद हैं, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स आर सेपरेटेड इन रूरल एरियाज़। तो ऐसे लोग जो कि एग्रीकल्चर में बिजली का खपत करते हैं और ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में बिजली का खपत नहीं करते हैं, उन दोनों को अलग अलग किया गया। और जो आपके एग्रीकल्चर के अंदर बिजली का खपत करते हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं अवेलेबल कराई जा रही हैं, पर यूनिट बिजली का पैसा कम है, ठीक है। फॉलोइंग द स्ट्रेथनिंग एंड एनहेंसिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट्स जो कि पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसके अंदर उसको हटा करके उसको सब्ज्यूम करके नई स्कीम यहाँ पर ये चलाई गई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो कुल मिलाकर के जो एग्रीकल्चर फीडर्स हैं और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उनको यहाँ पर अलग किया गया है। तो जो एग्रीकल्चर यूज़र्स हैं उनकी डिमांड को मीट करने के लिए उनको अच्छी मात्रा में बिजली यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है 24/7। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो पर यूनिट का प्राइस भी उनके लिए कम है और सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, इसके अंदर आपको और मिलेगा, जैसे दूसरी स्कीम है सौभाग्य स्कीम, स्पेशली सक्सेसफुल सिंस नियरली 100% रूरल हाउस होल्ड हैव बीन गिवन द इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल कराया है सौभाग्य स्कीम के तहत। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको मिली। रोड्स हमने देख ली, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बना ली। इलेक्ट्रिसिटी हमने देख ली, 2 स्कीम्स के अंतर्गत यहाँ पर बना ली। लेकिन उसके साथ साथ आपको पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना था, ठीक है। तो कोल्ड चैन स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी आपको काम करना था। और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ISAM स्कीम। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी जो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम थी उन सभी को मर्ज किया गया। और जो ओल्डर स्कीम थी लाइक द ग्रामीण भंडारण योजना और रूरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेथनिंग स्कीम, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी स्कीम को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद एक सब स्कीम यहाँ पर बनाई गई अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डेट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AMI, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, AMI यहाँ पर तैयार किया गया। AMI सब स्कीम इज envisaged as a subsidy of 33% of capital investment in warehousing। तो इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंदर क्या था कि अगर आप वेयर हाउस बनाते हो, कोल्ड स्टोरेज बनाते हो, प्राइमरी प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेटर बेंस है, क्वालिटी टेस्टिंग है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें बनाते हो, तो आपको 1/3 यानी कि 33.33% की सब्सिडी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाए। ओके, तो उसी के साथ नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी तैयार की गई हैं फॉर द सब स्कीम 2018 से 2020 के लिए, फोकस ऑन डेवलपिंग ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नई गाइडलाइंस अभी अभी जारी की गई इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए। और टू प्रॉपरली हैंडल एंड मैनेज द वेरियस काइंड ऑफ फार्म एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, साथ ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर बननी शुरू हों, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव एंड कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग बनना शुरू हो, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कलेक्टिव्स हैं, इन सभी का यूज़ भी यहाँ पर लिया जा सके। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लिंकेजेस क्रिएट हो सकें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ये सब
सेम चीज़ें हैं जो इधर वाले पैसेज में लिखी हुई हैं, सेम चीज़ें ही इधर हैं. इट मे बी नोटेड दैट द स्कोप ऑफ द स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू एलाइड सेक्टर सच एज लाइफ स्टॉक. अब इसके अंदर क्या था कि बेसिकली आपको पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करना था एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अभी जब इसका स्कोप यहाँ पर बड़ा किया गया तो इसके अंदर लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी इंक्लूड कर लिया गया. देयर हैज़ ऑल्सो बीन मार्क्ड references to farmer producer organizations as also to advance marketing activities. साथ ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम के अंदर. ओके, तो ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश करनी है. उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखें विद एन ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन रूरल एरिया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम्स. इसके अंदर क्या है कि रिटेल मार्केट्स बनाए जाएंगे नियर द रूरल पीरियोडिक मार्केट्स और हार्ट्स. पहले रूरल हार्ट्स होते थे, उनकी जगह पर आपका ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट शुरू कर दिए हैं. नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रामीण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए, खरीदने के लिए एक मार्केट यहाँ पर तैयार किया जाएगा. ओके, तो एग्रीगेशन एंड टर्न इनटू फीडर्स मार्केटर्स फॉर APMC. तो ऐसा एक मार्केट यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए. द रूरल पीरियोडिक मार्केट, अभी तक 22,000 के करीब ऐसे मार्केट यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं. ओके, बट डिटेल में नहीं जाना हर चीज़ के. द कमेटी फॉर एक सरकार का ये भी है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, और इसके लिए न्यू मार्केट आर्किटेक्चर सजेस्ट किया गया था. कमेटी बनी थी कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए, तो उन्होंने रूरल मार्केट आर्किटेक्चर को यहाँ पर बताने की कोशिश की. इन्होंने कहा कि जो आपके ग्राम्स हैं यानी कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, इनको एज अ हब यहाँ पर तैयार किया जाए एग्रीगेशन के लिए. लॉजिस्टिक्स, प्री कंडीशनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लोकल रिटेल, एंड इवेंचुअली इनको कनेक्ट कर दिया जाए नाम पोर्टल के जरिए. ओके, और प्राइमरी और सेकेंडरी होलसेल मार्केट के ज़रिए भी इनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाए. ऑलराइट, तो ये ग्राम आ गए नीचे, इनको कनेक्ट करना है नाम पोर्टल से. इनको कनेक्ट करो प्राइमरी मार्केट से, होलसेल मार्केट से, या फिर सेकेंडरी होलसेल मार्केट से, और इनको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट मार्केट से सीधे. ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है. तो ऐसा है कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं जो कि रूरल लेवल पर हैं. ओके, इनको हब्स के रूप में तैयार करना है और इनको कनेक्ट करो या तो प्राइमरी होलसेल मार्केट से, या सेकेंडरी होलसेल मार्केट से, या फिर टर्सरी या फिर टर्मिनल मार्केट से, जो कि एक्सपोर्ट पर सीधे यहाँ पर इनको कनेक्ट कर सकें. ओके, तो ऐसा सब काम यहाँ पर करना है. अब ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया. अब बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट पहले से ही काम कर रही है. लाइक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यहाँ पर बिछाए गए 2011 के अंदर से. इसको प्रोजेक्ट का नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया 2015 में. दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है. इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी. लगभग 2 लाख से ज़्यादा ऐसे आपकी ग्राम पंचायत हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके 2.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर. ओके, और उसी के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी चल रहा है. ग्राम पंचायत हैं या फिर आपके जो एग्रीकल्चर लोग हैं उनको यहाँ पर साक्षरता यहाँ पर प्रोवाइड करानी है. ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रोवाइड कराने के लिए. फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी यहाँ पर था, उसके लिए भी बहुत सारे पैसे यहाँ पर दिए गए सरकार के द्वारा. तो इन सब चीज़ों के ज़रिए हम लोगों को अवेयर कराएंगे कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो, इतना आपको याद रखना है. ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ई बैंकिंग की सुविधा हो जाएगी, ई हेल्थ केयर हो जाएगा, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, और साथ ही साथ जो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग के लिए. लाइक टीवी ऑपरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सभी का यूज़ भी कर सकते हो जिससे कि रूरल एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको इम्प्रूव किया जा सके. ओके, इतना काम यहाँ पर करो. अब इस सबको करने के लिए फार्मर्स को स्किल और ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि स्किल यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए सरकार की स्कीम चली रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसका एम है कि स्किल को डेवलप करना है, अप्रेंटिसशिप का प्रमोशन करना है, डेवलपमेंट करना है एंटरप्रेन्योरशिप का, अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल स्ट्रेथिंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू एनहेंसमेंट. ये सारे काम यहाँ पर करने हैं. इसके लिए अलग अलग आउटलेट दिए गए हैं, अलग अलग फेजेस चल रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए हैं तो हम भी छोड़ देते हैं. ओके, इन एडिशन टू द स्किल इंडिविजुअल, अब स्किल प्रोवाइड कर दी इंडिविजुअल्स को. मार्केटिंग ऑल्सो रिक्वायर टू द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, तो मार्केटिंग को ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देना पड़ेगा. इंडिविजुअल फार्मर मार्केटिंग नहीं कर सकता.
ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की शुरुआत यहाँ पर की है। और FPO अनेबल्स कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, एग्रीगेटिंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ विच फार्मर्स गेन बार्गेनिंग पावर। ठीक है, तो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। मैंने आपको कई बार बताया कि इंडिविजुअल फार्मर अगर बैंक में जाएगा तो बैंक वाला उसको लोन नहीं देगा, भगा देगा। लेकिन जब 15-20 फार्मर इकट्ठे होकर के जाएंगे, दिस इज कॉल्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक वाला उनको फटाक से लोन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और रिटेलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ यूनियन बजट के अंदर एक स्कीम भी शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। यूनियन बजट 2019-20 के अंदर सेंट्रल स्कीम थी फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी स्कीम के तहत 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में बनाने थे 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक। ठीक है, तो इसके लिए पैसे भी यहाँ पर बहुत सारे दिए गए और मार्च 2020 तक देखें लगभग 6,000 FPOs फॉर्म हो चुके हैं, लगभग 4,000 का टारगेट हमारा बाकी है। ओके, तो नाबार्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये सब भी इस चीज़ों में मदद कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सरकार को। ओके, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी दस्तकार सशक्तिकरण योजना यहाँ पर चलाई है। ठीक है, दस्तकार सशक्तिकरण योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिजन ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स को इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कर रही है। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये लोग मदद करेंगे, ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी ये लोग मदद करेंगे। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि द टर्म रूरल मार्केटिंग हैज़ बीन यूज डिफरेंटली बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस रूरल मार्केटिंग का होना चाहिए कि जो रूरल एरिया के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उसको अदर मार्केट से किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। ओके, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, एक्सेसिंग जो कि नहीं हो पाती है। जैसे मैंने सड़क वड़क का बताया आपको कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, तो वो सब प्रोवाइड कराने के लिए आपके जो ग्रुप्स हैं लाइक दिस एंड दिस, ये आपकी मदद यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन दिशाओं में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ गैप्स रह गए हैं, उनको भी पूरा करने की ज़रूरत है। कभी भी बुराई नहीं करनी होती कंक्लूज़न के अंदर। ठीक है, ओके, तो बस ऐसे लिखो कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और लेकिन फिर भी कुछ गैप्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करके काम हो जाएगा। ठीक है, जब तक गैप्स पूछे ना जाएं, गैप्स गिनाओ मत। आगे चलते हैं और देखते हैं रूरल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब आप सोच रहे होंगे रूरल मार्केटिंग के अलावा बहुत कुछ पढ़ लिया, आप फिर से ये कंसेप्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ें, तो भाई ये आर्टिकल फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी है हमारी। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर दी गई चीज़ों को नहीं पढ़ा है अभी तक। ऑलराइट, ओके, तो रूरल मार्केटिंग का एक नया डायमेंशन देखने के लिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया का रूरल मार्केट है, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी का इस टाइम पावर हाउस बना हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल होने के साथ साथ 70%, 60%, 65% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ के अंदर भी लेती हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे आपको मिल जाएगा डिमांड सप्लाई मिसमैच है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं, इनएबिलिटी टू एक्सेस ल्यूक्रेटिव मार्केट है, रिम्यूनेटिव प्राइस नहीं मिलते, फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो है वो भी यहाँ पर कम है, इनको बढ़ाने की भी बात चल रही है, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कि मनी लेंडर्स हैं, मिडल मैन हैं, उनकी भी यहाँ पर बीच में हिस्सेदारी दिखेगी। तो ये ऐसे हैं कि फेयर मार्केट प्राइस किसानों को अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, तो इसीलिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, रिसेंट इनिशिएटिव, प्रोग्राम, स्कीम, पॉलिसी रिफॉर्म जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं, उनको नीचे डिस्कस किया गया है, वहाँ चलते हैं। पहला मिलेगा आपको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डेट इज़ ई-नाम, जिसके बारे में डिस्कस किया। एक वर्चुअल पोर्टल है, जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, APMC वगैरह, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। मैंने डिस्कस किया ग्राम एग्रीकल्चर मार्केट, डेट इज़ GRAMS। ठीक है, तो ये रूरल हार्ट्स को हटा करके ये यहाँ पर तैयार किए गए थे, इनका मकसद भी मैंने आपको बताया। मार्केट रिफॉर्म लाइक मॉडल एक्ट भी यहाँ पर, जो 3 एक्ट यहाँ पर बेसिकली आए थे, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट, और ये आपका दूसरा एक्ट ये रहा, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है, इन सब के ऊपर कंट्रोवर्सी रही, ये सारे एक्ट यहाँ पर हो गए। फिर 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, PM किसान स्कीम शुरू की गई, फसल बीमा योजना यहाँ पर चल रही है, कृषि सिंचाई योजना यहाँ पर चल रही है, MSP यहाँ पर दिया जा रहा है खरीफ राबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और अलग अलग दालों के लिए भी, बी कीपिंग के लिए अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, ब्लू रेवोल्यूशन अलग है, इंटरेस्ट अवेशन स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड अलग हैं। तो ये सारी स्कीम सरकार यहाँ पर चला रही है। अभी जितनी स्कीम इसके अंदर दी गई हैं आर्टिकल के, उतनों को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या काम यहाँ पर हो रहा है। कुछ रिसेंट इंटरवेंशंस भी लिए गए हैं सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंदर।
और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसके साथ साथ यूनियन बजट 2021-22 के अंदर माइक्रो इरिगेशन के लिए भी यहाँ पर फंड दिया गया था। ओके, उसके साथ साथ स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ISAM, मैंने आपको बताया था ये स्कीम के बारे में अभी। ओके, तो इस स्कीम का भी मकसद यहाँ पर दिया गया है। और इस स्कीम के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसके क्रिएशन को प्रमोट करना है इसके अंदर। तो नाम से स्पष्ट है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम है, यानी इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब बढ़ाना है इसके अंदर। प्रमोट करना है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को, ठीक है, और प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह ये सब। ICT का यूज़ करना है। एस्टेब्लिश करना है नेशन वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, जिससे कि डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का इशू यहाँ पर बन जाता है। ओके, सपोर्ट करना है ग्रेड स्टैंडर्ड्स को एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन को एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के, कि कोई कमोडिटी है उसकी क्वालिटी कैसी है उन सबको देखने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है इसके अंदर। तो सब कुछ करना है, इंटीग्रेटेड स्कीम है, ठीक है। ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन एंड कंसल्टेंसी एग्री मार्केटिंग सेक्टर के अंदर ये भी बढ़ानी है। साथ ही ई-नाम पोर्टल के जरिए सभी को जोड़ना भी है टू एस्टेब्लिश अ नेशनल यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू ई-नाम। इसके अंदर सारे काम करने हैं आपको। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे और भी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर चले हुए हैं। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी हमने यहाँ पर बढ़ाई है। 230 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी थी, हमने उसको बढ़ाया है। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डेट इज़ MRIN। ये स्कीम है, ये एक सब स्कीम है, ठीक है। दिस इज़ अ सब स्कीम अंडर ISAM, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑलराइट, इसी के साथ ही एग मार्क नेट पोर्टल भी यहाँ पर चलाया गया है। ओके, तो एग्रीकल्चर मार्केट और इंटरनेट का यूज़ करके सारे काम यहाँ पर किए जा सकें। DD किसान है, किसान कॉल सेंटर्स हैं, ये सब भी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है स्ट्रेथनिंग ऑफ एग मार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज़। अभी जो आपका यहाँ पर ISAM नाम की स्कीम है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड ग्रेड पर भी फोकस करना है। तो एग मार्क जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हैं, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है सब स्कीम ऑफ ISAM के अंतर्गत। ओके, तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, घी, स्पाइसेस, कुछ भी हो, सभी के लिए आपको जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। तो अब डिस्कस किया गया है ई-नाम स्कीम को। तो वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, 2016 में शुरू की गई थी। ऑब्जेक्ट है कि ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम यहाँ पर चलाना है, ये भी मैंने डिस्कस किया आपको। और इंटीग्रेट करना है फिजिकल होलसेल मंडीज़ को, डिफरेंट यूटीज़ की, अलग अलग स्टेट्स की, उन सभी की मंडीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करना है, ताकि फार्मर ये देख सके कहाँ पर मुझे बेटर प्राइस मिल रहा है और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर काम करूँ। ओके, तो बहुत सारी APMCs मंडीज़ हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर ली गई है। ई-नाम पोर्टल पर आपको बहुत सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे, लाइक ई-ट्रेडिंग का प्रोविज़न उसके अंदर मिल जाएगा। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फ़ी, एक ही जगह पर आपको फ़ी यहाँ पर लगेगी, बार बार आपको परेशान नहीं किया जाएगा। यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स के लिए आपको एक यहाँ पर यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द स्टेट। ओके, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। GPS भी इसके अंदर लगा हुआ है, ई-नाम मंडी लोकेटर के नाम से, ठीक है। तो कोई भी मंडी आपको यहाँ पर ढूंढनी है, नियर बाई मंडी, तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो GPS का यूज़ करके। ई-नाम पोर्टल, और इसको इंग्लिश और 11 लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि रीजनल लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एज़ पर द एवेल्यूशन रिपोर्ट ऑफ CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ ई-नाम, तो ई-नाम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर स्टडी यहाँ पर हुई, और इन्होंने कहा कि ये अच्छा है, हेल्प कर रहा है इन क्रिएटिंग अ यूनिफाइड मार्केट, एक यूनिफाइड मार्केट बनाने में काफ़ी अच्छा है। सेंटर हो, स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर ये काम कर सकता है। ओके, तो इंटीग्रेटेड मार्केट्स बनाने में मदद कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी। ओके, और ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, अब तक इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं बाय दिस ई-नाम पोर्टल। इसके ऊपर असेसमेंट रिपोर्ट भी आ गई है, इवोल्यूशन रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, किस स्टेट के कितने यहाँ पर हो गए ये दिया गया था, नोट इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ किसान रथ मोबाइल ऐप भी यहाँ पर शुरू किया गया। और जब हम बात करते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप की, रथ मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। ओके, कोविड-19 के दौरान
जो कमोडिटीज़ उनके ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने किसान रथ लॉन्च किया, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो फार्मर्स को सूटेबल ट्रांसपोर्ट व्हीकल अवेलेबल करा दिया जाएगा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो ये काम इसके अंदर यहाँ पर किया गया किसान रथ के नाम से। ओके, तो आपको मूवमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो आप इस ऐप के ज़रिए ढूंढ सकते हो कि मुझे एक वैन चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। ओके, तो दूसरी चीज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने आपको बता दिया कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं उधर 27-28 तक, इनका रोल भी डिस्कस किया गया। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर नहीं जाते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि रूरल हार्ट्स का ट्रांसफॉर्म किया गया है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर। तो यूनियन बजट 2018-19 द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, डिज़ाइन किया कि अपग्रेड करेंगे। 22,000 से ज़्यादा रूरल हार्ट्स थे, उन रूरल हार्ट्स को अब ग्राम के अंदर यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो ग्राम्स कितने हैं, वो भी 22,000 हो गए, क्योंकि 22,000 के 22,000 रूरल हार्ट्स को कन्वर्ट कर दिया गया है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर। ओके, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी यहाँ पर तैयार किया गया है। ये अलग है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, 2,000 करोड़ का, और नाबार्ड के साथ मिलकर के इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। ओके, तो और भी आपको मिल जाएंगे, नए नए प्रोग्राम चल रहे हैं, पीएमसी मंडीज मार्केट हैं, ग्रामीण हाट्स हैं, मनरेगा वगैरह है, बस इतना याद रखो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की स्कीम पढ़ाई थी, एज अ सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अभी पढ़ा करके निपटाऊँ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये काम है। मैंने बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो एज अ सब स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसके अंदर लॉन्च की गई है। ओके, तो ये चीज़ देखिए, सिंस इंसेप्शन ऑफ स्कीम टोटल ऑफ लगभग 40,000 के करीब स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट कंट्री के अंदर असिस्ट कर दिए गए हैं। और इस स्कीम के अंदर बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी तैयार किया गया है, और इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स क्रिएट करनी है, लाइक वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सिलोज जो भी बीच में आते हैं, ठीक है, ई मार्केटिंग, ये सब फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल करानी है थ्रू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, उसके साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, दैट इज़ RKVY रफ्तार स्कीम यहाँ पर चल रही है, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ तैयार करने की बात भी हो रही है। ओके, तो ऐसा सब याद रखो, प्रोक्योरमेंट पर्पस के लिए हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए हो, थ्रू एजेंसीज जो कि की जाती है बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा दो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उन सबको इकट्ठा करने के लिए RKVY रफ्तार योजना और स्टोरेज फैसिलिटीज़ यहाँ पर तैयार की जाएंगी। ओके, एलाइड प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि रूरल प्रोड्यूस सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी होते हैं, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम भी यहाँ पर बनते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो वहाँ के उस वर्कफोर्स को भी रिम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ पर अवेलेबल हों, इसके लिए काफ़ी सारे पोर्टल्स यहाँ पर चलाए गए हैं। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल है जैवखेती.in, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मर एनकरेज की जाएगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर आप करो। ओके, उसके साथ साथ परंपरागत कृषि विकास योजना भी यहाँ पर चल रही है सरकार की, नाम सही है परंपरागत, ट्रेडिशनल यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज़ MOVCDNER, ठीक है। तो ये चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को बढ़ावा दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइफेड के लिए फ़ंड अवेलेबल कराती है। ट्राइफेड क्या है कि ट्राइबल प्रोडक्ट जो हैं उन सभी की मार्केटिंग में बढ़ावा दें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और वंदन योजना वगैरह ये सब काम ट्राइफेड यहाँ पर संभालता है। ट्राइबल से रिलेटेड आर्टिजान्स हों, ट्राइबल से रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी की मदद करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर होता है। ओके, तो ट्राइफेड इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन डायरेक्ट सेल ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेल इंक्लूडिंग आर्ट क्राफ्ट आइटम्स, इन सभी को आदि महोत्सव के नाम पर, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, उसके अंदर इंडिया के शोरूम्स, एग्जीबिशंस और अलग अलग जगह पर मार्ट्स बना करके इन सब का यूज़ भी लिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक दालचीनी वगैरह। ओके, साथ ही MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर MFP, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर MSP भी अवेलेबल कराया जाता है ट्राइबल्स को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लाइक दिस
इक्विटी सपोर्ट टू नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्टेट ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सब भी फंड्स प्रोवाइड कराते हैं। द स्कीम इज़ एम्ड एट एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन थ्रू प्रोवाइडिंग MSP टू द MFP। ठीक है, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP अवेलेबल करा के मिडिलमैन को ख़त्म करने की बात चल रही है। ओके, तो इतना आप यहाँ से याद में रखोगे। उसके साथ गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो पोर्टल है, ये ई नाम पोर्टल से अलग है। ठीक है, उसके यहाँ पर उसके लिए अंदर भी आपका हैंडलूम वीवर्स हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए स्टेप यहाँ पर चलाया जा रहा है। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दी गई हैं तो हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो जितना आर्टिकल के अंदर दिया गया था हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि लगभग 12 मिनट ऐसे थे जो कि हमने कुछ भी नहीं मतलब ये 12 मिनट का ऐसा आर्टिकल था, अगर हम इसको छोड़ देते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल को पढ़ना ज़रूरी था। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मोदी जी माइक पर आए और 15 अगस्त 2021 इन्होंने कुछ बातें की। पहली 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इन्होंने फोकस किया छोटे किसानों की तरफ, जिनके पास लैंड होल्डिंग साइज़ 1 हेक्टेयर या उससे कम है। ऐसे 87% किसान इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा छोटे किसान बने देश की शान, उनको एम्पावरमेंट करने की बात की। ये पहली बात इन्होंने यहाँ पर की। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर की वो बात की, इन्होंने गति शक्ति प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया और इसके अंदर क्या है, एक बड़ी स्कीम है, 100 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है और इसके अंदर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर तैयार किया जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ तो एम्प्लॉयमेंट की अपने आप अवेलेबल होंगी। तीसरा काम जो इन्होंने यहाँ पर किया वो यहाँ पर था, अमृत काल शुरू किया इन्होंने। अमृत काल 25 साल का होगा और हम अब यहाँ आपका जो 15 अगस्त 2021 है वहाँ से आगे 25 साल तक हम अमृत काल के नाम से बनाएंगे और हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देंगे अगले 25 सालों के अंदर। जब हम इंडिया की सेंटेनरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर 25 साल, ये जो बीच के 25 साल बचे 75 साल से लेकर के 100 साल के बीच में, इसको हम एज अ अमृत काल यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने, बाकी चीज़ें छोड़ सकते हो, कोई बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो ये माइक पर आई, इन्होंने ये बातें की। उसके बाद कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज रूरल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से बढ़ावा दिया है, तो भाई बस करो इसको। ठीक है, थक गए हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते रूरल मार्केटिंग को, और आप भी थक जाओ। ठीक है, ये भी मैंने बताया कि जो आपकी गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनका फ़्लो कितने तरीके से होगा, तो या तो अर्बन से रूरल होगा या रूरल से अर्बन होगा या फिर रूरल टू रूरल होगा। तो इन सब के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कुछ, लाइक न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ शेल्टर्स हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट है, फ़ोन कॉल नंबर हैं, एनुअल मीटिंग्स, फोकस ग्रुप, रिटन मटेरियल के ज़रिए। कुछ डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइक ईमेल वगैरह सिस्टम है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकते हो। सफिशिएंट है, बस भूल जाओ इतना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद में रखनी है। हाँ, तो दोस्तों बहुत डिस्कस कर लिया रूरल मार्केटिंग के बारे में, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें नई दी गई हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है और डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही उत्तम उदाहरण आपको पंचायती राज मिल जाएंगे। इसके बारे में देखते हैं, वैसे बहुत ईजी है। ठीक है, तो फास्ट निकलेंगे यहाँ से। देखिए, यह है बात सारी कि पंचायती राज कोई नया कंसेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर। पहले ज़माने में भी होता था, प्राचीन भारत में भी ऐसे आप देख सकते हो, मुगल एरा के अंदर भी देख सकते हो कि पंचायत वर मेड एज एन कंट्रोल्ड लोकल बॉडी। ठीक है, तो कंट्रोल्ड लोकल बॉडी के रूप में पंचायती राज को बनाया गया था मुगल एरा के अंदर। उसके बाद ब्रिटिश रूल के अंदर भी आप देखेंगे कि वेरियस कमीशंस लाइक रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन, इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि भाई पावर को अपने पास मत रखो, पावर का सेंट्रलाइजेशन मत करो, इसका डिसेमिनेशन करो। डिसेमिनेशन ऑफ पावर की बात इन लोगों ने यहाँ पर कही थी। ओके, अंडर कॉलोनियल रूल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर नेवर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं थी। हालांकि कमीशन आकर के कहे जाते थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। एंड वर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़, स्टेट के कंट्रोल में थी। तो ये तो कोई आपका एग्जाम्पल नहीं हुआ ना पंचायती राज, मतलब आपने कह तो दिया, लेकिन असली में डिसेमिनेशन ऑफ पावर हुआ क्या? असली में पावर का डिवोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर to advocate for पंचायती राज, इट वॉज द सेंटर पीस ऑफ हिज विज़न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी जी ने भी फोकस किया था कि पंचायती राज को महत्वपूर्ण बनाना है, और जो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा था गांधी जी का, उसके अंदर ये सबसे पहले नंबर पर आकर के खड़े होते थे। ग्राम स्वराज की बात उन्होंने यहाँ पर की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखें। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिट ए डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल विलेज पंचायत। ठीक है,
तो एक अलग तरीके का रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनाया गया ट्रेडिशनल विलेज पंचायत को ख़त्म करके। और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि विलेजर्स जो हैं उनको एडुकेट पावर यहाँ पर हासिल हो ताकि वो स्वराज और सेल्फ गवर्नेंस हासिल कर सके। बट भीमराव अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा हिस्ट्री की बुक्स में भी कि अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कभी भी बात बनी नहीं, ठीक है। तो अम्बेडकर जी क्या चाहते थे? अम्बेडकर जी चाहते थे कि विलेज पंचायत हैज़ अ वेरी लिटिल चांस टू सक्सेस बिकॉज विलेज इन इंडिया आर कास्ट रिडन। तो अम्बेडकर जी का कहना था कि विलेजेस जो हैं वो जाति प्रथा के आधार पर चलते हैं, इसीलिए विलेज पंचायत का कंसेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था, द विलेज पंचायत वर प्लेस्ड इन DPSP। आपको पता होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का प्रोविज़न उस समय नहीं था जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। उस समय विलेज पंचायत को अंडर में डाल दिया था DPSP के, ओके, आर्टिकल 40 में, और कह दिया था कि स्टेट्स का रोल ये होगा कि स्टेट्स पंचायत को कुछ पावर यहाँ पर देंगे, अथॉरिटी यहाँ पर देंगे ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट हासिल कर सके। ये पावर भी स्टेट्स को दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। तो पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर किया गया जब हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए 1952 के अंदर। और ऑब्जेक्टिव ये था कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है रूरल मासेस का इन द डेमोक्रेटिक लाइंस, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक तरीके से आपको रूरल मासेस का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ओके। बट द प्रोग्राम फेल हो गया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। लोगों ने कोई पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं किया और प्रोग्राम फेल हो गया, ओके। फिर उसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ यहाँ पर बनी। पॉलिटी की बुक उठा के देखोगे लक्ष्मीकांत की तो हज़ारों कमेटीज़ आपको मिल जाएंगी। लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी है, इन्होंने कहा 3 टायर का सिस्टम बनाओ। अशोक मेहता कमेटी मिल जाएगी, 2 टायर का सिस्टम कह रहे थे। GV राव कमेटी मिल जाएगी, इन्होंने कहा कि इलेक्शंस करा लो लोकल गवर्नमेंट पर, ठीक है, और रेगुलर तौर पर, और देख लो कि कौन जीत रहा है कौन नहीं आ रहा, उस हिसाब से गवर्नमेंट बना दो। फिर LM सिंघवी कमेटी हो गई, इन्होंने कहा कि द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए। और यही करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए 1992 का। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसको पार्ट 9 के अंदर ऐड किया। और द पंचायत एंड ऑल्सो द 11th शेड्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 29 फंडामेंटल आइटम्स ऑफ द पंचायत, ठीक है। तो इसके अंदर में 29 फंडामेंटल आइटम्स भी पंचायत को यहाँ पर दिए गए। ये जो एक्ट है आपका फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 के अंदर, ओके। और पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, पता हो तो अगर आपको इसको, ठीक है। विद दिस एक्ट पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर यहाँ पर आया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, ओके। तो ये एक जस्टिसिएबल पार्ट यहाँ पर बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। फर्दर इट स्टेट्स दैट द इलेक्शन प्रोसेस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिल। स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन को कंडक्ट करने का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन और वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का भी प्रोविजन किया गया। वुमेन्स के लिए कितना रिजर्वेशन है, 1/3, ओके। रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स इनको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही स्टेट फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है एंड पीरियोडिक इलेक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा यहाँ पर इलेक्शंस भी रेगुलर तौर पर कराए जाएंगे। और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता भी होंगी बहुत सारी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मैंने बताया कि 243D के हिसाब से 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं, लेकिन दो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ओनली 1/3 ऑफ द सीट्स, 20 से ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। फंड्स फ्लो टू द पंचायत, देखिए पंचायत को फंड फ्लो करने का काम किसका है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। जैसे यूनियन का फाइनेंस कमीशन होता है वो फंड्स देता है स्टेट्स को और यूनियन के बीच में फंड्स को बांटने का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच में फंड्स को बांटने का काम करता है, ओके। टू हेल्प स्ट्रक्चर इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशंस को देखने का काम एट स्टेट लेवल, ओके। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये काम है। इनकी कोई रिपोर्ट कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका वो पढ़ लेना है आपको लक्ष्मीकांत के अंदर से वो भी कि भाई इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, कितने मेंबर वगैरह यहाँ पर होते हैं। तो ग्रांट्स इन एड हैं, टैक्स डिवोल्यूशन है, ये सारे काम जो रिकमेंड किए जाते हैं ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे पंचायत के लिए, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ भाई जब पावर दी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इनका अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है नोडल रोल ऑफ ग्राम पंचायत टू प्रोवाइड द बेसिक सिविल सर्विसेज एट लोकल लेवल पर बेसिक सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम
ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। इनके कार्यों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जैसे मैंडेटरी फंक्शन, जनरल फंक्शन और सेक्टोरल फंक्शन। मैंडेटरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल फैसिलिटीज़। सिविल फैसिलिटीज़ का मेंटेनेंस और उनका ऑपरेशन देखना इनका ही काम यहाँ पर बन जाता है। द मैंडेटरी फंक्शन, दोज कोर और बेसिक फंक्शंस विच अ ग्राम पंचायत नीड टू डिस्चार्ज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द मैंडेटरी फंक्शंस आर मोस्टली सिविक एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज की इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर हों, ठीक है। देयर इज़ नो अदर एजेंसी टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी और को पावर नहीं दी गई है, ये पावर ग्राम पंचायत को ही यहाँ पर दी गई हैं। तो सिविक फंक्शंस को यहाँ पर मैंडेटरी फंक्शंस के अंदर रखा गया है। फिर आ जाते हैं कुछ जनरल फंक्शंस, और जनरल फंक्शंस के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिविक और रेगुलेटरी फंक्शंस हमने देख लिए, यहाँ मैंडेटरी फंक्शंस के अंदर आ गए। ग्राम पंचायत को इससे अलग जनरल फंक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो प्लानिंग करनी है, सुपरविज़न करना है, एग्जीक्यूशन करना है। गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लानिंग भी देखिए, प्लानिंग भी नहीं कोई दी है, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है प्लानिंग ऊपर से होकर के आ रही है, ठीक है। तो ये प्लान करेंगे, ये एग्जीक्यूशन करेंगे और उसका सुपरविज़न भी करेंगे। तो ये सारे काम करने वाला जनरल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्टोरल फंक्शन। सेक्टोरल फंक्शन का मतलब आप नाम से ही स्पष्ट है कि देखिए वाटर है, मनरेगा है, ये सब सेक्टर को अलग करो। जल जीवन मिशन के अंदर ग्राम पंचायत का रोल भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। विलेज लेवल पर भी कमिटीज़ बनी हुई हैं, तो उन सभी का जो रोल है वो आपका सेक्टोरल तरीके से हो गया कि वाटर है तो वाटर सेक्टर के लिए अलग से रोल यहाँ पर हो गया। हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग द डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक नीड ऑफ द रूरल कम्युनिटी, ठीक है। तो रूरल कम्युनिटी की जो डाइवर्स नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए सेक्टोरल तरीके से काम यहाँ पर किया जाता है। सेक्टोरल फंक्शन और एजेंसी फंक्शन भी इनको यहाँ पर कहा जाता है, ओके। तो ये सब आप यहाँ पर याद रखो और ये सफिशिएंट है। उसके बाद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर चले हुए हैं, और ये जो प्लान है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इशू किए थे, और ये जनरल गाइडलाइंस हैं, प्लान है, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट नाम से स्पष्ट है, ठीक है। 2015 के अंदर यहाँ पर शुरू किए गए थे, और ये प्रिपरेशन किया गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का फॉलोइंग द गाइडलाइंस। स्टेट इशूड देयर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द GPDPs टू कैटर दिस नीड ऑफ देयर GPs आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लान प्रिपेयर्ड बाय ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को कौन बनाएगा, ये प्रिपेयर किए जाएंगे बाय द ग्राम पंचायत। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ मिनिस्क्यूल प्रेजेंस ऑफ मेजर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ETC, ठीक है। तो जब आपका एनालिसिस किया गया कि ग्राम पंचायत ने जो प्लान यहाँ पर तैयार किए हैं उनके अंदर एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड बहुत ही कम प्रेजेंस इन सेक्टर्स की यहाँ पर थी। तो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी के अंदर आपके स्टेट गवर्नमेंट के, लाइन मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर थे, और ये जो गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पर शुरू के अंदर दी थी 2015 में, इनको यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया, ओके। तो रिवाइज्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की गाइडलाइंस यहाँ पर लेकर के आएगी अक्टूबर 2018 के अंदर। लेकिन इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ ऑल्सो ब्रोट अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। तो ग्राम पंचायत तो हो ही गए, फिर उसके बाद ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए, ओके। उसके बाद पीपल्स प्लान कैंपेन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, और ये हर साल अगर आप यहाँ पर देखें 2018 के अंदर पहली बार ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और इसको एनुअली तौर पर हम यहाँ पर मनाते हैं एवरी ईयर 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर का जो भी पीरियड है उसको पीपल्स प्लान कैंपेन कहते हैं, ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करता है टू फॉर्मुलेट GPDP। तो ये GPDP के अंदर जो पीपल हैं वो भी हिस्सा लें, ताकि सबकी योजना सबका विकास स्कीम के तहत, ठीक है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें, लोग गांव के सभी लोग, विलेजर्स के, पीपल्स प्लान है ना, ठीक है। तो ऐसा प्लान तैयार करना जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, और उनको ये सब करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच हर साल, ओके। तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं कि भाई किस तरीके से आप स्ट्रक्चर तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, और डिपार्टमेंट के हिसाब से किस तरीके से वर्क कर सकते हो। ड्यूरिंग द कैंपेन स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा मीटिंग्स भी हेल्ड की जाती हैं कि GPDP पर किस तरीके से वर्क यहाँ पर किया जाए। बट सफिशिएंट है इतना याद रखो कि ये पीपल्स प्लान कैंपेन 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको लॉन्च करती है, और हर साल यहाँ पर फॉर्मुलेट करने के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान उसके लिए तैयार किया जाता है। फिर बात आ जाती है लोकलाइजिंग
SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज करने की बात यहाँ पर चल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। यूनियन गवर्नमेंट इनके ऊपर बेसिकली पूरी मदद कर रही है। नीति आयोग, ठीक है, इनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होंगे, जब तक लोकल लेवल पर काम नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि SDG का लोकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आप देखिए, इंडिया के अंदर 72% पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में रहती है और 28% अर्बन एरिया में रहती है। तो जब तक रूरल एरिया की पॉपुलेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे, कुछ काम नहीं होने वाला भाई। इसीलिए देयर बाय नियरली 65% SDG टारगेट्स अपने आप पूरे हो जाएंगे अगर लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन करना शुरू कर दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ठीक है। लोकलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडेप्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द SDG अप टू विलेज लेवल, ठीक है। तो विलेज लेवल पर SDGs को अपनाना, ये आपका लोकलाइजिंग ऑफ SDG कहलाता है, ओके। तो फॉर्मुलेशन ऑफ GPDP प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्राम पंचायत टू सिंक्रोनाइज द लोकल प्लान विद SDG। तो ग्राम पंचायत क्या कर सकते हैं कि जब वो अपना ये प्लान यहाँ पर तैयार करते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तब उसी समय ये SDG को भी ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो SDG हासिल किए जा सकें एट द विलेज लेवल। उसके बाद कुछ रिसेंट इनिशिएटिव हैं पंचायती राज गवर्नमेंट के, जैसे आपको मिलेगा ग्राम स्वराज पोर्टल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो गवर्नेंस ऑपरेशंस अच्छे से होते रहने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम स्वराज यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया। ये यूनिफाइड पोर्टल है इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए, कि पंचायत के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनके लिए एक इफ़ेक्टिव पोर्टल है मॉनिटरिंग के लिए। तो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए काम है। PM ने खुद लॉन्च किया था नेशनल पंचायत राज डे के ऊपर, 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च किया गया पोर्टल। तो अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। तो सारी जो पंचायत की एक्टिविटीज़ हैं उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पर होती है, उनकी ट्रैकिंग भी यहाँ पर होती है, पंचायत की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाती है, ऑलराइट। और फर्दर मिनिस्ट्री ने आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटिंग ग्राम स्वराज एंड PFMS यानी EGSPI नाम का सिस्टम भी लॉन्च किया है। EGSPI की बात करें, इज़ मैंडेटेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेंटर फाइनेंस कमीशन फंड्स बाय पंचायत। सेंटर फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर फंड्स का डिवोल्यूशन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, हालांकि वो ग्रांट देता है, ठीक है, ग्रांट इन एड लोकल बॉडीज़ ग्रांट, ठीक है, सुना होगा आपने नाम, लोकल बॉडीज़ ग्रांट यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा बांटी जाती हैं। तो उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है, इसके लिए आपका EGSPI सिस्टम लागू किया गया है, ओके। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स ऑल द MOPR स्कीम हैव बीन ऑन बोर्ड ऑन EGSPI। तो इस पोर्टल के अंदर गवर्नमेंट की पंचायती राज की सारी जो आपकी स्कीम्स हैं यहाँ पर डाल दी गई हैं, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ओके। उसके बाद स्पेटियल डेवलपमेंट प्लानिंग मिल जाएगी, ओके। और इसके लिए लॉन्च किया है ग्राम मानचित्र। ग्राम मानचित्र का मतलब है कि एक यूनिफाइड जियो स्पेटियल प्लेटफॉर्म है, पूरे जो गांव है आपका, ठीक है, उसके अंदर कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई हैं उस सभी की मैपिंग इसके अंदर की जाएगी। टावर लगा हुआ है, खेत किसका कितना बड़ा है, घर किसका कैसा है, उस सभी चीज़ों की मैपिंग यहाँ पर की जाएगी। पौंड है नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ों की मैपिंग करके आप यहाँ पर तैयार करोगे। 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, ओके। दिस एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर यहाँ पर आपकी की गई है। मिशन अंत्योदय रिपोर्ट एंड रिसोर्स एनवेलप ऑफ पंचायती टुगेदर, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना याद रखो। स्पेटियल प्लानिंग इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, सिंपल सी बात है, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस ये भी इम्प्रूव होगी। पता चला भी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डेवलपमेंट वर्क जितने भी हो रहे हैं उन सभी का यहाँ पर मैपिंग करके उसको ग्राम मानचित्र के रूप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हुई, कहीं पीने का पानी नहीं है, तो इससे के द्वारा यहाँ पर लगाया जा सकता है, और इस सिस्टम के अंदर पीने के पानी की इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, अगर नहीं होगा तो, ठीक है, तो पता चल जाएगा अभी है नहीं है, ओके, ये है। उसके बाद ग्राम पंचायत अपने अकाउंट भी यहाँ पर तैयार करती है, कितना पैसा आया कितना गया, उसकी ऑडिटिंग भी होगी। अब ये ऑडिटिंग ऑनलाइन यहाँ पर करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है, ओके। तो वही है, तो बहुत अच्छा कदम यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मेंटेनिंग ऑडिट रिकॉर्ड्स, अब इनको ऑफलाइन तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन तरीके से आप इस काम को यहाँ पर कर सकते हो, ओके। बस इसको यहाँ पर सफिशिएंट रखो। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो विलेज लेवल का काम क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका लोकलाइजेशन किया जाए और मैपिंग की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टू द फंक्शनल डोमेन पंचायत एंड स्ट्रेथनिंग किया जाए पार्टनरशिप, ताकि SDG को यहाँ पर हासिल किया जा सके, ओके। ये कुछ और काम भी इसके अंदर हो गए। फिर पंचायत के लिए सिटीजन चार्टर भी होना चाहिए, और सिटीजन चार्टर तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए,
ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है, नाम है मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारा हमारे द्वार, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया है। 1 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त 2021 के लिए प्रोग्राम है। पर ग्राम पंचायत को प्रिपेयर करने के लिए और पब्लिश करने के लिए सिटीजन चार्टर, उनको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या होता है सिटीजन चार्टर, कैसे ये मदद करता है, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, पब्लिक सर्विसेज की अवेयरनेस देने के लिए होता है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल करते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो भी ऑफिस होगा वहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा कि यहाँ पर ये सुविधाएँ अवेलेबल कराई जाती हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप कहाँ पर जाएँ, ठीक है। भला भला चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी, ठीक है। तो ये आपका सिटीजन चार्टर ज़रूरी हो जाता है। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल एनिवर्सरी के, और इसके लिए हमने 75 हफ्ते चूज़ किए हैं। 75 वीक्स बिफोर 15 अगस्त 2022, उससे पहले 75 वीक्स उनको हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखोगे, ओके। और यस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह जाता अभी, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइक दिस, ये सीन, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 225 ग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चूज़ किए हैं कंट्री के अंदर एज बीकन पंचायत। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बीकन पंचायत, ठीक है। तो बीकन पंचायत ऐसी पंचायत हैं जिन्होंने कुछ क्षेत्रों में अच्छा किया है, ठीक है। इन्होंने लोकल गवर्नेंस को सुधारने के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा किया है, और ये एज अ रोल मॉडल वर्क कर सकती हैं अपने आसपास के पंचायत के लिए, ठीक है। तो ये बीकन पंचायत को यहाँ पर चूज़ किया गया है। आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है बीकन पंचायत। ये वो पंचायत हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और ये दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं कि आप भी ऐसा करो, ठीक है। तो इनको चूज़ किया गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे हम इतना सब कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर हैं, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ फंड सफिशिएंट नहीं है, फंक्शंस जो हैं उनका डिवोल्यूशन भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और इनको स्ट्रेथन करने की भी और ज़्यादा ज़रूरत है। रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ जैसे नए स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जिससे मजबूत हो सके, और स्ट्रेथनिंग की जा सके ग्राम सभा की एंड स्टैंडिंग कमिटीज़ की, साथ ही अवॉइड किया जा सके डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन द विलेज, ओके। और ये काम किया जा सकता है ऑन सोर्स रिवेन्यू के ज़रिए, ठीक है। ऑन सोर्स रिवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी टू द पब्लिक सर्विसेज, ओके। तो पब्लिक सर्विसेज को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ऑन सोर्स रिवेन्यू यहाँ पर आपका काम में आता है। तो ये डेफिनेशन को यहाँ पर आप याद रखिएगा, और ऑन सोर्स रिवेन्यू यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायत एक लंबे समय तक सस्टेनेबल तरीके से पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल करा सकें। शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर, ओके। तो ये सब चीज़ें याद रखो। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द थर्ड गवर्नमेंट, इसके अंदर चैलेंजेस हैं, बट हम फिर भी कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जीता जाता उदाहरण है, ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, ऑलराइट। तो इतना सब आप यहाँ से याद रखो। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग कोविड-19। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 2 मिनट में आर्टिकल ख़त्म करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोविड-19 के दौरान किस तरीके से यूज़ की गई। तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि कर्नाटक के अंदर एक है आपका होपकॉम्स, ठीक है। और होपकॉम्स मतलब यहाँ पर इसका पूरा फॉर्म भी दी गई है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये विंग है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर। इन्होंने क्या किया कि कोविड-19 के दौरान जो फार्मर्स थे या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स थे उनको स्पेशल पास अवेलेबल कराए, क्योंकि पुलिस उनको गुजरने नहीं दे रही थी, और हॉस्पिटल्स के अंदर फल फ्रूट इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये सब अवेलेबल कराने के लिए स्पेशल पास जारी किए गए, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर आप देखें तो कर्नाटक के अंदर ही मैंगो डेवलपमेंट ने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड भी यहाँ पर आपका लगाना शुरू किया, ठीक है। तो आप ऑनलाइन तरीके से खरीद बिक्री यहाँ पर कर सकते हो। ये सब काम यहाँ पर किए गए, डिटेल में नहीं जाना। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का अपना रोल यहाँ पर मिल जाएगा। इस वाली स्लाइड को पढ़ लो, सफिशिएंट है, ठीक है। तो एक है पुथारी FPO कोडागू कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर कोडागू के अंदर पुथारी नाम का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा काम कोविड-19 के दौरान किया, ठीक है। तो क्या है कि दिस FPO ये प्रमोट किए जाते हैं बाय द कृषि विज्ञान केंद्र विच इज़ फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ICAR। द KVK एक्सटेंड टेक्नोलॉजिकल
बैक स्टॉपिंग टू द एफपीओ को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। आप यहाँ पर देखिए कि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे उनके पास फल की, सब्जी की, उन सभी चीज़ों की कमी हो गई। तो ऐसे में एफपीओ सामने आए और उन्होंने क्या किया, इन्होंने हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस उगाते थे उन लोगों से यहाँ पर टाई अप किया, ओके, कर्नाटक के 8 तालुकाओं से, और उनसे प्रोक्योर किया सामान, उनसे कहा भी और प्रोड्यूस करो, ठीक है, सप्लाई किया कंज्यूमर को डायरेक्टली, ठीक है। तो कंज्यूमर को डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई करने का काम किया और इनको टेक्नोलॉजिकल सुविधा जो है वो किसान विकास केंद्र ने यहाँ पर प्रोवाइड की, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र ने, सॉरी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया गया। कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए या फिर एफपीओ के बारे में बात हो रही है तो रोल लिखो, ठीक है, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। फिर ऐसा ही आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर किया, द एफपीओ प्रोक्योर्ड ग्रेडेड पैक्ड एंड सप्लाइड टू द आइडेंटिफाइड कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज और फार्मर्स के बीच, ठीक है, फार्म और फार्मर्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए जो कंपनीज थी उनको सामान अवेलेबल नहीं हो रहा था, फार्मर्स का सामान बिक नहीं रहा था, तो इस सामान को कुल मिला के इधर लेकर के जाना था और वो काम एफपीओज ने यहाँ पर किया। ऐसे ही और भी हैं बट सफिशिएंट है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर मदद देखें कि एफपीओ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ यहाँ पर किया कनेक्ट करने के लिए सेलर से और कम्युनिकेटर से, जो भी कंज्यूमर्स यहाँ पर थे, ओके। तो उसके बाद उन्होंने कलेक्शन किया प्रोड्यूस का, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग यहाँ पर उसकी की, साथ ही डायरेक्ट लिंकिंग बनाने की कोशिश की, किससे, कंज्यूमर से। रेस्टोरेंट वगैरह हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जा सकता है, प्राइवेट होटल हो सकते हैं, हॉस्टल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल कराई गई। और तो इससे क्या हुआ, इससे ये देखिए फ़ायदे भी यहाँ पर लिखे हुए, इफ़िशियंसी इन कनेक्टिविटी यहाँ पर बनी, साथ ही साथ किसान का प्रोड्यूस यहाँ पर बिक गया, फलों की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की उससे जो न्यूट्रिएंट की कमी थी वो भी पूरी हुई होगी, ठीक है। तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं और अच्छी बात है, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद आईसीटी को किस तरीके से रूरल मार्केटिंग के अंदर यूज़ किया जाए, भाई ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। पहला काम क्या है कि ब्रिंगिंग द मेन स्ट्रीम टू द रूरल इंडिया। देखिए रूरल इंडिया के लोगों को ये नहीं पता होता कि अर्बन एरिया के लोगों को क्या चाहिए और हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो वाकई में रूरल अर्बन एरिया के लोगों को चाहिए उनको रूरल इंडिया के अंदर ले जा कर के डालना है कि भाई ये चीज़ प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स फार्मर मस्ट कैटर ऑफ द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द अर्बन फूड कंजम्पशन डेट इज़ इंक्रीजिंगली विद द ऑर्गेनिक फूड टाइप एंड इंटरनेशनल फ्लेवर। अर्बन लोगों को क्या चाहिए, अर्बन लोगों को ऑर्गेनिक फूड चाहिए, उनको इंटरनेशनल फ्लेवर चाहिए, तो वो आप उनको अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो ये कहा जाता है ब्रिंगिंग द मेन स्ट्रीम टू द रूरल इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे ऐसे स्टेप ले रही है कि फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया जाए कि भाई किस तरीके से जो फूड कंजम्पशन का लैंडस्केप यहाँ पर चेंज हो रहा है उसके तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। साथ ही उनको ये भी बता रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो नई फार्मिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको अपनानी पड़ेंगी, जो पुरानी एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर छोड़ने की कोशिश करो, लाइक ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़, ओके। तो यील्ड भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आपको बढ़ना है ताकि अर्बन लोगों को डायरेक्ट चीज़ें पहुँचाई जा सकें, ओके। तो ये है, आपको एक किसान सुविधा नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया, प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को। किसान सुविधा पोर्टल लॉन्च कराता है कि भाई वेदर पैटर्न कैसा है, डीलर्स, मार्केट प्राइस क्या चल रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन किस तरीके से करें, ठीक है। तो ये सब काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। वेदर अलर्ट्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं, भाई आज मौसम ऐसा है, पानी मत दीजिएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अंदर एग्री मार्केट नाम की और भी एप्लीकेशंस यहाँ पर लॉन्च हुई, या लाइक डिजिटल मंडी इंडिया ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आपकी लोकेशन के 50 किलोमीटर के अंदर मार्केट है, नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने का, बेचने का, तो आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो आईसीटी का यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ें तो और भी बहुत सारे ऐप हैं, लाइक दिस ऐप है, ठीक है, ओके। ये फसल प्रोजेक्ट है, कोई बड़े प्रोग्राम नहीं है कि आप इनको बेस पर जो है वो नंबर हाथ खींच पाओ, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये किसान सुविधा है, किसान सारथी अभी अभी लॉन्च किया गया था, किसान सारथी, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो पोर्टल हैं, किसान सारथी पोर्टल, यहाँ पर किसान सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ओके। तो आईसीआर की स्थापना दिवस पर, तो
तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर याद करो जो किसी ने सुनी हो, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी क्रॉप का टाइप क्या है, आपकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कब आप फसल को उगाएं, कौन सी फसल उगाएं, कौन सी मिट्टी है आपकी, वाला वाला चीज़ें, ये सब आपको पता है, ठीक है। ये सब काम यहाँ पर होते हैं। अलग अलग तरीके की मैगज़ीन्स भी यहाँ पर पब्लिश हो रही हैं किसानों को बताने के लिए कि भाई हॉर्टिकल्चर डोमेन में अलग मैगज़ीन है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाए, क्या ना यूज़ किया जाए। एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। एक चीज़ हमने डिस्कस की, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिंगिंग द मेन स्ट्रीम टू रूरल इंडिया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ब्रिंगिंग रूरल इंडिया इनटू द मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो हम डिस्कस कर लिया रूरल इंडिया को मेन स्ट्रीम में लाने का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग, ओके। तो यही तो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। द अदर एंड रिसेंटली मोर exciting component of rural marketing is the market making मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द रूरल इंडिया। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि अर्बन एरिया के अंदर जो अलग अलग तरीके की गुड्स बनती हैं उनको रूरल एरिया की कंज्यूमर को पहुँचाने की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है रूरल मार्केटिंग की, नॉट रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग की, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग की बात हो रही है, जो आपकी नई नई तरह की गुड्स हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी जो मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताई फ्रिज वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पर अवेलेबल करना है रूरल इंडिया को, और रूरल इंडिया को मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ना है। और कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पर आपने देखा कि अच्छे तरीके से काम यहाँ पर किया गया और ग्रोथ देखने के लिए मिली है कंपनीज़ में, उन्होंने रूरल कंज्यूमर को अच्छे से टारगेट किया है, ओके। तो इस सब के लिए आपको पहले एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल करानी पड़ेंगी, ओके। तो ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं, ओके। बस इसको आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, ओके। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो, एजुकेशन लाइक एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म्स आप अवेलेबल करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ केयर के अंदर आप रूरल कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये सब सुविधाएं आपको रूरल एरिया के अंदर कम मिलेंगी, तो आपको अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा। और क्यों ना अर्बन एरिया के जो कंपनीज़ हैं वो इन सब चीज़ों को आपको रूरल एरिया में प्रोवाइड करा दें। दैट इज़ को रूरल मार्केटिंग, रूरल कंज्यूमर को टारगेट करते हुए काम यहाँ पर किया जाना है, ओके। तो ई कॉमर्स साइट हैं जैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फार्मर को या फिर रूरल एरिया में रहने वाले किसी बंदे को ई कॉमर्स साइट के अंदर कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो उसको ऑर्डर करेगा, यानी कि क्या है कि कंज्यूमर, रूरल कंज्यूमर टारगेट हुआ, नहीं हुआ तो ई कॉमर्स का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। तो ये सब है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इतना सब यहाँ से निकलता है। रूरल मार्केटिंग के ऊपर आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलराइट। तो ये सफिशिएंट है और वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर ठोक के जाओ, लास्ट तक आए हो तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।